This conference will पथ्यापथ्य, now be recorded. वेदन चिकित्सा आदि विषयों का उपयुक्त ज्ञान प्राप्त किया। आज के हमारे वक्ता हैं गुरुवर्य वैद्य सतीश भट्टर सर जी, और उनके विवेचन का विषय है मॉडर्न वात व्याधि एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। हम लगातार प्रैक्टिस में देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास टनेल कार्पल सिंड्रोम, फूड ड्रॉप, विरिस ड्रॉप ऐसे डायग्नोसिस लेके आते हैं। तो ऐसे मॉडर्न वात व्याधि के बारे में आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है, ये आज हम हमारे वक्ता से जानेंगे। मैं वैद्य अमित मकवाना जी से निवेदन करती हूँ वो हमें हमारे आज के वक्ता का परिचय करा दे। वैद्य अमित जी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ओके मैडम। आज के हमारे प्रमुख वक्ता वैद्य सतीश जी भट्टर सर है, जिनकी परिचय की आवश्यकता नहीं है, मगर हम प्रोटोकॉल फॉलो करने के हिसाब से आज सर का परिचय करा के दे रहे हैं। फिर भी सर 1990 में सर ने BMS पास आउट किया है, और FIIM 1995 में सर ने कंप्लीट किया। 2000 में सर ने सर्टिफिकेट कोर्स इन चार सूत्र कंप्लीट किया है। सर को विविध पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें JD आपटे पंचकर्म पुरस्कार, वैद्य बाल शास्त्री लागवणकर पंचकर्म पुरस्कार, वैद्य खड़ीवाले संशोधन संस्था की तरफ से यह मान प्राप्त हुआ है सर को। फिर उसके अलावा आयुर्वेद साधना पुरस्कार, आयुर्वेद भूषण पुरस्कार, समाज भूषण पुरस्कार, ऐसे अन्य अनेक पुरस्कारों से सुशोभित सर का जो है यह परिचय है। सर अभी फिलहाल हाल में फाउंडर मेंबर और खजिनदार प्रभा आयुर्वेद फाउंडेशन के पद पर कार्यरत है। उसके साथ संगठन मंत्री आयुर्वेद महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन के पद पर कार्यरत है। उसके साथ सर एनोरेक्टल एसोसिएशन अहमदनगर में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, और ऐसे अनेक पदों पर सर कार्यरत है आज के इनमें। और अनेक जगहों पर सर ने लेक्चर्स दिए हैं। रिसोर्स पर्सन के इसमें सर को आयुष डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में भी, जहाँ पे टीचर्स का ROTP होता है, वहां पे मान प्राप्त हुआ है अपना प्रेजेंटेशन करने का। तो ऐसे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व को आज हमें सुनने को मिल रहा है। और आज का जो विषय उनको जो दिया है वो थोड़ा सा हटके है, कि अलग अलग टाइप के जो डायग्नोसिस आते हैं उसको सर सरल भाषा में हमें सीधा हमारे आयुर्वेद के परिभाषा में करके आज बताने वाले हैं। तो मैं अधिक समय न लेते हुए सर से विनती करता हूं कि अपना सर व्याख्यान शुरू करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद वैद्य अमित जी। अब हमारे आज के वक्ता उनका मंतव्य रखे उससे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं सभी श्रोता वैद्यों के लिए। कृपया सब अपना माइक बंद रखें। विवेचन के दरमियान और पूरा होने पर आपके जो भी प्रश्न शंकाएं हैं वो चैट बॉक्स में ही टाइप करें। कोई भी बिना अनुमति के बीच में कुछ ना बोले। तो मैं अभी गुरुवर्य वैद्य भट्टर सर जी से विनती करती हूँ वो अपना विवेचन शुरू करें। अमित, स्लाइड दिख रही है? अमित, स्वाति, स्लाइड दिख रही है? हाँ सर, स्लाइड दिख रही है सर। शुरू करूँ फिर? हाँ सर, शुरू करेंगे। हाँ। उपस्थित सभी सभा के वैद्यगण, आयुर्वेद अभ्यासक, प्रतिथेश वैद्य, सभी को मेरा प्रणाम। सभा के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। मुझे जब बताया गया आधुनिक वात व्याधि और आयुर्वेद विचार, इस पर आप विचार रखो, तो मेरे सामने बहुत सी व्याधि सामने आई। उसमें से जो व्याधि मैंने ट्रीटमेंट दिया है, जो सर्जरी को मुझे एक्सपीरियंस है, स्वानुभव है, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। आधुनिक वात व्याधि ये नामकरण सिर्फ समझने के लिए लिखा गया है। वात व्याधि ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से पहचानी जाती है। उसके बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। तो हम अभी शुरुआत करते हैं
सबसे पहली वात व्याधि जो है, जो अपने पास बहुत बार आती है और अपने लिए ब्लड ऑफ बेटर, ये ब्लड ऑफ बेटर बोलकर अपन उसको ट्रीट करते हैं, वो है फ्रोजन शोल्डर। इसको हम अवभाव के इसमें ले सकते हैं, लेकिन अभी फ्रोजन शोल्डर इस के बारे में हम ज्यादा जानेंगे। शोल्डर जॉइंट के टिश्यू को थिकर एंड टाइटर होने के बन जाते हैं, इसी वजह से ये तकलीफ होती है। शोल्डर जॉइंट को प्रॉपरली रोटेट करने में इनफ स्पेस वहां मिलती नहीं है, इसीलिए रुग्ण को तकलीफ होती है। वहां पर इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन कहाँ पर होता है? तो शोल्डर जॉइंट के अराउंड में जो पेरिआर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है, वह इन्फ्लेमेशन आता है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से रुग्ण को पेन्स होते हैं। इसके लक्षण में सबसे पहले लक्षण जो होता है वो पेन और स्टिफनेस रहता है। बाद में ग्रेजुअली वो बढ़ते जाता है। शोल्डर के मसल में पेन रहता है, कभी हाथ में भी पेन रहता है, महसूस करता है। कभी कभी ये पेन रात में शूल बढ़ाता है। इसके 2 स्टेजेस हम कर सकते हैं। एक स्टेज, फर्स्ट स्टेज में मूवमेंट करते समय शोल्डर में पेन होना, और धीरे धीरे हमेशा पूरे दिन वो पेन रहना। शोल्डर की मूवमेंट भी नहीं किया तो भी पेन रहना। रात्रि में पेन ये बढ़ता है, और रात्रि में पेन बढ़ने की वजह से उसकी नींद खराब होती है, इसलिए उसको निद्रानाश के लक्षण भी रहता है। रुग्ण के हाथ की मूवमेंट करने में वो असमर्थ रहता है, इसलिए हाथ ऊपर करना, पीछे करना, ये काम वो नहीं कर सकता है। इसी वजह से शर्ट के बटन लगाना या बालों की वेली करने में उसको असमर्थता रहती है। सेकंड स्टेज में पेन कम होते हैं, लेकिन स्टिफनेस बढ़ जाता है। शोल्डर मूवमेंट करना डिफिकल्ट होता है, उसी वजह से डेली एक्टिविटी में बाधा आती है। यह इसी 2 स्टेज में अपन उसको ले सकते हैं। ये स्त्रियों में ये पुरुषों से ज्यादा दिखाई देता है। लेडीज पेशेंट ज्यादा मिलते हैं। साथ में इसका एज ग्रुप जो है 40 to 60, इसमें ही ज्यादा दिखाई देता है। कुछ रुग्णों 35, 36 के भी मिले हुए हैं, कुछ लोग 65 के बाद में मिले, लेकिन ज्यादा तो 40 से 60 के बीच में मिलते हैं। इसके मुख्य कारण जो पता है, वो पहला है डायबिटिक एंड मधुमेह। मधुमेह का उपद्रव स्वरूप ये लक्षण दिखाई देता है। शोल्डर में यदि ट्रॉमा की वजह से कुछ इंजुरी हुई तो भी फ्रोजन शोल्डर का लक्षण दिखाई देता है। कुछ रुग्णों में कंपकवात ग्रस्त जो रुग्ण में, उसमें उपद्रव स्वरूप ये ज्यादा दिखाई दिया है। अभी ये सब चीज जो लक्षण और इस पर से हम सोचते हैं, तो ये सब आयुर्वेद के हिसाब से हम क्या सोचेंगे? आयुर्वेद के हिसाब से वातादि दोष का प्रकोपित ही बोलेंगे। प्रकोपित वात दोष अंश संधि स्थान संश्रय करता है। यहाँ पर 2 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये अवरोधजन्य संप्राप्ति है, यानी संतर्पणजन्य व्याधि है, या अपतर्पणजन्य संप्राप्ति। ये दोनों तरफ से ख्याल रखकर अपने को आगे बढ़ना पड़ता है। अमित डिस्टर्ब होते है, कौन आवाज होते है? सर म्यूट डाऊन केलंय, तुमचं परत सुरू करा. अवरोधजन्य सर, संप्राप्ति और अपतर्पणजन्य स्लाइड संप्राप्ति। दिसत नाही सर. हॅलो, स्लाइड परत प्रेझेंट करावी लागेल सर. यस, 1 मिनिट. दिसतंय सर आता. दिसते है? ओके, हो सर. ओके. सॉरी. अवरोधजन्य संप्राप्ति यानी संतर्पणजन्य व्याधि और अपतर्पणजन्य संप्राप्ति, इस दोनों चीजों का अपने को ख्याल रखना पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार विश्वाची, अंश शोष, अवभव, ये 3 व्याधि को इसमें समावेश कर सकते हैं। विश्वाची में प्रकृति वायु अंश प्रदेश में स्थान संचय करके के बाद बाहु के टेंडन द्वारा अंगुली तक संचारी वेदना करता है। विश्वाची में ये लक्षण दिखता है। तो अंश संधि स्थल पर शूल, तक्षशूल क्रिया, क्रिया अल्पता या क्रिया हानि, ये लक्षण दिखते हैं।
आधुनिक शास्त्र में इसको ब्रैकियल न्यूराइटिस भी कहते हैं। अंश शोष व्याधि में अंश फलास्थि के जगह या उसके नजदीक के एरिया में स्नायु का शोष होता है, लेकिन अंश संधि में उसमें विकृति नहीं दिखाई देती है। बाद में आता है अवभौक। अवभौक में अंश प्रदेशा स्थित वायु प्रकोप होकर वहां पर स्थित सिरा में संकोच आता है। यानी शोष में यह है, स्नायु में शोष है, और अवभौक में जो है वो सिरा में संकोच आता है। ये इसमें डिफरेंशियल होना चाहिए। यदि चिकित्सा का सोचेंगे तो विश्वाचीय अवभौक इनकी चिकित्सा सेम है, लेकिन अंश शोष की चिकित्सा करते समय अपने को धातुक्षयजन्य वात व्याधि समझकर ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है, चिकित्सा करना पड़ता है। अंश शोष जो व्याधि उसमें बल्ले तेल का धारा, ये सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है। या स्थानिक बस्ती, वहां पर जैसे अपन कटी बस्ती, मन्या बस्ती करते तो वहां पर स्थानिक बस्ती करना चाहिए। और साथ में धातुक्षयजन्य जो व्याधि के लिए जो अपन ट्रीटमेंट बताइए वो ट्रीटमेंट करना चाहिए। यानी बल्ले ट्रीटमेंट एक अंश शोष के लिए करना चाहिए। अंश शोष के लिए पेशेंट में मुझे एक अच्छा ड्रग मिला है, वो है कल्याणक गुरु। कल्याणक गुरु ये भोजन के नंतर देने के बाद उसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। साथ में सहचर लहसुन का छिलपान, बला तेल का अभ्यंतर पान, ये भी इसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाता है। लेकिन अंश शोष होने की वजह से सर्वाधिक वात प्रकोप हुआ है, ये ख्याल में रखते हुए बस्ती करना बहुत जरूरी है। बस्ती अवस्थानुरूप योग बस्ती करो, काल बस्ती दो और बाद में मात्रा बस्ती दे सकते हैं। अभी विश्वाचीय अवभौक का हम सोचेंगे तो चिकित्सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्नेहन स्वेदन, पिंड स्वेद, बस्ती, अग्निकर्म, ये अवरोधजन्य संप्राप्ति पर जो ट्रीटमेंट है वही हमने सोचना चाहिए। यदि अवरोधजन्य संप्राप्ति हुई है तो आम पाचन करना चाहिए। सामावस्था कम कर औषधि देने के बाद निरामावस्था की चिकित्सा करना चाहिए। सामावस्था में विषगर्भ तेल या संध्यावधि तेल के स्नेहन और नाड़ी स्वेद या वालुका पोटली स्वेद आप कर सकते हैं, या वातग्न द्रव्य के कॉस्ट से धारा भी इस अवभौक के यानी फ्रोजन शोल्डर में आप कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी ट्रीटमेंट जो है तो अग्निकर्म सद्य फल रही चिकित्सा है। तीव्र वर्षास्रोत की जगह पर यदि आप अग्निकर्म किया तो उसी वक्त उसका रुग्ण का पेन कम होते हुए दिखता है। रुग्ण की अंश संधि की जो मूवमेंट है वो जो बंद रहती, जो लॉक रहती है, जो 10 to 20 डिग्री तक भी नहीं उठा सकता, वो तुरंत शुरू होती है। एक ही सेटिंग में वो 30 से 40% तक हाथ ऊपर उठाता है। लेकिन ये सेटिंग 2 से 3 सेटिंग करने के बाद हाथ पूरा ऊपर जाना और पीछे जाना शुरू होता है। ये कितना सद्य फल रही अग्निकर्म है। अग्निकर्म के पॉइंट आप जहाँ पर ज्यादा स्पर्शतत्व है उसके बाजू में 3 से 4 जगह पर ले सकते हैं। मैं अग्निकर्म के लिए ज्यादा तो पंचधातु शला का यूज करता हूँ इस फ्रोजन शोल्डर के अग्निकर्म को। इसमें अपूर्णबोध चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपूर्णबोध चिकित्सा के लिए ग्रंथों ने मार्च तेल का नस्ते बताया या शुंठे अदरक का नस्ते, ये बहुत अच्छा बताया हुआ है। नस्ते ये इसमें बहुत ही उपयुक्त और फायदेमंद है। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी बातें रहती है लेकिन हम उस पर ख्याल नहीं देता है। ग्रंथों में बहुत सी छोटी छोटी बातें ऐसी बताई हुई है, जैसा वमन विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण, इसका हम उपयोग बहुत करते हैं और तुरंत अपने ख्याल में आता है। लेकिन नस्ते का उतना जल्दी हमारे ख्याल में नहीं आता है। नस्ते ऐसी विधि है जो उदोजतुक जितने भी व्याधि है उसमें नस्ते बहुत फायदेमंद है। तो वैसे ही अवभौक के लिए या फ्रोजन शोल्डर के लिए नस्ते ट्रीटमेंट ये बहुत जरूरी है। यदि वहां पर रक्त दुष्टिजन्य लक्षण दिखते होंगे, शोथ होगा, रक्तिमा होगा, लालसरपना होगा या थ्रोम्बिंग पेन्स होंगे तो आप रक्तमोक्षण करना चाहिए। रक्तमोक्षण के लिए आप क्यूबाइटल वेन से रक्तमोक्षण कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा जलोपचारण किया अंश संधि की जगह तो उसके ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। यह हुई शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा के बाद अब हम आएंगे चमन चिकित्सा। चमन चिकित्सा में वापस 2 पार्ट होंगे, एक अवरोधजन्य के लिए और अपतर्पण के लिए, यानी संतर्पण जन्य के लिए और अपतर्पण के लिए। संतर्पण जन्य व्याधि होगा, अवरोधजन्य होगा तो उसको योगराज गुब्बुस, त्रिफला गुब्बुस, महावत विध्वंसक, समीर पन्नक, ये दवा आप अभ्यंतर दे सकते हैं। साथ में यदि अवस्थानुरूप सहचर गुब्बुस भी दे सकते हैं। इसमें ड्रग में जो मैंने बताया वो अवस्थानुरूप आप ड्रग चॉइस कर सकते हैं। ड्रग आपके हिसाब से, आपको जो अवस्था चाहिए उस हिसाब से आप सिर्फ उसका चिकित्सा सूत्र ख्याल में रखो।
उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। यदि अपतर्पणजन्य आपको लग रहा होगा तो लाक्षादी गुगुल द बेस्ट है, उसके साथ त्रयोदशांग अमृतादी गुगुल आप यूज कर सकते हैं। इसमें अपतर्पणजन्य व्याधि में घृतकनस्य बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ आप बलारिष्ट या धन्वंतरमारिष्ट भी दे सकते हैं। ये ऐसी साधारणतः अपनी फ्रोजन शोल्डर को कर सकते हैं। इसमें आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताई हुई है। साथ में जो व्याधि की वजह से हुआ है, यदि डायबिटीज की वजह से होगा तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए और मधुमेह कंट्रोल करने के लिए आप ट्रीटमेंट देना चाहिए। अभी इसके बाद अपने पास सेकंड जो पेशेंट आता है वो टेनिस एल्बो का। टेनिस एल्बो में क्या आता है, वीकनिंग ऑफ द टेंडन। तो कौन से टेंडन का वीकनेस रहता है, जो फोर आर्म के मसल को बोन को जहाँ ज्वाइंट करता है, कुर्पस संधि को ज्वाइंट करता है, वहां पर तो जो टेंडन है वो उसमें वीकनेस आता है। कुर्पस संधि एल्बो का ज्यादा यूज करने के बाद या फिर एक ही विशिष्ट मोशन में यदि आप एल्बो की मूवमेंट करने के बाद टेंडन को वीकनेस आकर वो टियर होता है, तब ये लक्षण निर्माण होता है। यानी अति व्यायाम की वजह से वात प्रकोप होना ये यहाँ पर आया हुआ है। इसे लैटरल इपिकॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। इसका प्रमाण वैसे व्याधि देखा तो इसके रुग्ण बहुत कम आते हैं, लेकिन जब से सचिन तेंदुलकर को ये तकलीफ हुई तब से सबको पता चला कि टेनिस एल्बो एक कुछ व्याधि है। और ज्यादा तो 5% रुग्ण ही अपने पूरे इसमें से ये रुग्ण रहते हैं। ये तो क्रिकेटर की बात हो गई, लेकिन पेंटर, टेनिस खेलने वाले स्पोर्ट्समैन, कारागिर, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनको, और इनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एल्बो के बाह्य बाजू में इसमें पेन होता है। जिस जगह फोरआर्म एल्बो को ज्वाइंट होता है वहां पर पेन ज्यादा होते हैं। हमेशा एक जैसी मूवमेंट करने की वजह से मसल के एंड में, यानी मसल का एंड यानी एक्सटर्नल कार्पी रेडियलिस ब्रेविस मसल जो है वह टियर होता है। उसी वजह से पूरे हाथ को तनाव आता है, हाथ ऊपर उठाने में भी तकलीफ होती है। तो इसकी वजह से कोई भी चीज उठाने को तकलीफ होती है, कोई भी चीज ग्रिप कर नहीं सकते। ज्यादा तो एक ही हाथ में होता है, लेकिन कभी कभी बायलेटरल भी देखा गया है। इसकी एज का यदि सोचा तो 30 से 50 एज जो ग्रुप है इसी में ज्यादा दिखाई जाता है। वापस मेनोपॉजल स्त्रियों में इसका लक्षण ज्यादा दिखाई गया है। आयुर्वेद के हिसाब से यदि आप सोचेंगे तो यहाँ पर वापस आघातज वात प्रकोप यही व्याधि हेतु है। यानी व्याधि हेतु जो बताया अति व्यायाम, जो अति व्यायाम की वजह से वात प्रकोप जो आयुर्वेद ने बताया वो यहाँ पर लागू होता है। मसल या टेंडन में शीघ्रता कम होने की वजह से वृक्ष गुण बढ़ता है और कफशीनता बढ़ती है। साथ में वात प्रकोप भी होता है, इसी वजह से वहां टियर होता है। तो यहाँ पर अभी देखा, यदि अपन ये सब चिकित्सा संप्राप्ति देखी है एलोपैथी के हिसाब से, यदि हमने देखा तो यहाँ पर अपने को वात प्रकोप संप्राप्ति मिलती है। अति व्यायाम की वजह से धातुक्षजन्य वात प्रकोप, ऐसा हम सोचेंगे। तो इसको पहले ट्रीटमेंट है वो निदान परिवर्जन में, इसको कंप्लीट रेस्ट देना चाहिए, उस जगह पर कंप्लीट रेस्ट रहना चाहिए। कुछ फिजियोथेरेपी किया करने के बाद भी इसको आराम मिलता है, फिजियोथेरेपी करना बहुत जरूरी है। अभी आपने आयुर्वेद के पास जाएंगे तो इसके वापस में दो इसमें जाऊंगा, शोधन और शमन। शोधन में इसको तेल धारा, ये सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है। भला अश्वगंधा तेल की धारा यदि 20 मिनट तक रोज ऐसे 7 से 10 दिन तक देना चाहिए। उसके बाद नाड़ी स्वेद, लेप के बाद पट्टबंधन और अग्निकर्म, ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। अग्निकर्म 3 से 4 सेटिंग करना पड़ता है। साथ में यदि रक्त दुष्टिजन्य लक्षण आपको दिखे होंगे तो वहां जलोकाचारण करना चाहिए या रक्त मोक्षण करना चाहिए। रक्त दुष्टिजन्य लक्षण या पित्त प्रकृति के पेशेंट होंगे तो अवस्थानुरूप आप अग्निकर्म और रक्त मोक्षण चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ रक्त मोक्षण बोला है वहां एक ख्याल रखना चाहिए कि रक्त मोक्षण ये धातुक्षजन्य प्रक्रिया है, इसलिए वात प्रकोप होने के चांसेस रहते हैं। तो आप उतनी सावधानगिरी रखना जरूरी है। अभी ये सब मैंने स्थानीय चिकित्सा बताई, लेकिन सर्वांगवात शमन के लिए यह बस्ती करना जरूरी है। बस्ती के लिए आप योग बस्ती हम देते हैं, उसके बाद मात्रा बस्ती रुग्णों को सजेस्ट करते हैं। 15 से 21 दिन तक मात्रा बस्ती से, योग बस्ती 7 दिन का देते हैं। तो इससे
रुग्णों को काफी उपशय मिलता है और शूल कम होता है। यही ट्रीटमेंट से शूल और पेन कम होते हैं। लेकिन यदि शमन चिकित्सा देना है तो उसके साथ आप लाक्षादी गुग्गुळ, मोक्षादी गुग्गुळ, केशर गुग्गुळ, इनमें से एखादा गुग्गुळ, कोई भी गुग्गुळ आप चॉइस कर सकते हैं। मांसवाचक वटी या मांसवाचक मांस धातु पर पाचन करने वाली औषधियां या मांस धातु पर बल्य चिकित्सा ये हम दे सकते हैं। मैंने ऊपर लेप का आपको जिक्र किया हुआ है, तो लेप अभी कौन सा देंगे? तो यहाँ दशांग लेप भी बहुत अच्छा काम करता है, या कोट्टम कुछ चुकादीप लेप अस्थि श्रृंखला में मिक्स करके, या सिर्फ अस्थि श्रृंखला का लेप भी आपको अच्छा उपशय दे जाता है। तो ये टेनिस एल्बो की ट्रीटमेंट है, बहुत सिंपल है, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं गिरती है, क्योंकि एलोपैथी में इसको ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ये ट्रीटमेंट करने से उसको उस जगह के स्नायु को, टेंडन को ताकत भी मिलती है, वापस टेंडन टियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके बाद आता है थर्ड डिसीज जो है वो कार्पल टनल सिंड्रोम। हमें स्लाइड दिख रही? हाँ सर, हेलो, दिख रही है सर, कार्पल टनल सिंड्रोम दिख रही है। ओके, थैंक यू। कार्पल टनल सिंड्रोम यानी मेडियल नर्व जो कार्पल टनल में से पास होती है, तब उस समय वो कॉम्प्रेस होती है, और कॉम्प्रेस होने की वजह से जो लक्षण दिखते हैं उसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। देखो ये नाम अलग अलग है, लेकिन यदि आप सोचेंगे तो आपको वात व्याधि में कहाँ बिठा सकते हैं आप समझ सकते हैं। यहाँ पर लक्षण क्या रहते हैं? पेन्स रहता है, नमनेस रहता है, सेकंड लक्षण, और थर्ड इंपॉर्टेंट लक्षण था टिंगलिंग इन थंब, इंडेक्स, मिडल फिंगर एंड समटाइम रिंग फिंगर में भी पेन्स रहते हैं, टिंगलिंग रहता है। तो इसमें और एक सिम्टम्स होता है, ग्रिप लेते समय जब उनको पेशेंट को तकलीफ होती है, रात को शूल बढ़ता है, कुछ दिन पश्चात पूर्ण हाथ में पेन्स होते हैं। पहले सिर्फ हाथ, तल हाथ को होता है, बाद में पूरे हाथ को, एल्बो जॉइंट के नीचे या फिर शोल्डर के नीचे से पेन्स चालू होता है। कभी कभी तल हाथ को वीकनेस आता है, तो कोई भी चीज उठा नहीं सकते, उसको ग्रिप कर नहीं सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, या किचन में भी काम नहीं कर सकते, इतनी तकलीफ होती है। तल हाथ को आघात होने की वजह से या रिस्ट फ्रैक्चर की वजह से भी कार्पल टनल नैरो होता है, और उसी कारणवश नर्व को दबाव होता है, दबी जाती है। कुछ सिस्टमिक व्याधि भी है जिसकी वजह से ये सिंड्रोम डेवलप होता है, जैसा डायबिटिक मेलेटिस, मेडियन नर्व डैमेज होने इसमें हो सकती है। न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी भी इसमें, इसकी वजह से ये सिम्टम्स हो सकता है। जीर्ण संधिवात या फिर कोई फ्रैक्चर की वजह से वहां की छोटी छोटी अस्थियां में यदि व्यंग निर्माण हुआ, वक्रता निर्माण हुई, तो वहां का स्पेस कम होता है और मेडियन नर्व पर प्रेशर आता है। कुछ रुग्ण में कंजेनाइटल ही कार्पल टनल छोटा होता है, तो उसको वही सिम्टम्स कुछ दिनों के बाद दिखाई देता है। जनरली स्त्रियों में, लेडीज में कार्पल टनल छोटा होने की वजह से उनका प्रमाण इसमें ज्यादा दिखाई देता है। मैंने पहले ही बताया कि मधुमेह रुग्ण में जो नर्व डैमेज होने की वजह से ये लक्षण दिखता है, वैसा ही आम वात, वात रक्त, ये व्याधि में उपद्रव स्वरूप ये लक्षण दिखता है, क्योंकि वहां तो स्वेलिंग की वजह से या व्याधि की वजह से वहां के जो अस्थियां उसमें वक्रता आने की वजह से ये लक्षण दिखाई देता है। इस व्याधि में कार्पल टनल पर प्रेशर गिरता है, उसी वजह से नर्व पर भी प्रेशर गिरता है। कुछ ऐसे आधुनिक औषधियां है, उसका साइड इफेक्ट भी इसमें दिखाई देता है, जैसा ब्रेस्ट कैंसर में जो एनेस्ट्राजोल मेडिसिन यूज किया जाता है उसमें ये लक्षण दिखाई देता है। वैसा क्रोनिक रिनल फेल्यूर, थायराइड डिसऑर्डर या लिम्फेडिमा में भी ये लक्षण बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी ये लक्षण किस किस को ज्यादा हो सकता है? तो जो वाइब्रेटिंग टूल्स यूज करते हैं, कारपेंटर या फिर फर्शी का काम करने वाले या फर्शिंग कटिंग वाले या फिर बड़े बड़े मशीन पर काम करने वाले जो कारागिर है, उनको ये तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि वाइब्रेशन हाथ को उसी जगह पर, कार्पल टनल की जगह पर, मेटाकार्पल के जगह पर ज्यादा तुमको वाइब्रेशन मिलता है। या हाथ का दबा कर हाथ से जोर देने वाले कारागिर जो है, उनको भी नर्व डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और यही जो कारागिर यदि शीत ऋतु में या शीत प्रदेश में ज्यादा काम करते होंगे, तो इनको ये डिसीज ज्यादा होने के चांस
चांसेस होते हैं। अभी ये डिसीज के निदान के लिए 2 टेस्ट बताए गए हैं। फिलेंस साइन बोला हुआ है। यहाँ पर क्या है, रुग्णों को एल्बो जो है वो शोल्डर को समांतर लेने को बोलना चाहिए। उसके बाद नमस्कार स्थिति में उसको रख बोलना, और नमस्कार स्थिति में उंगलियां की दिशा ऊपर रहती है, लेकिन उसमें उसी स्थिति में उंगलियों को नीचे जमीन की दिशा में रखने को बोलना है। अंगुष्ठ अंदर की तरह देना है। मैंने फिगर में बताया हुआ है, स्लाइड फिगर के आपके सामने आई होंगी, तो उसको आपको ख्याल में आएगा। अंगुष्ठ अंदर की तरह लेने के बाद इस पोजीशन में यदि पेन बढ़ा, नमनेस बढ़े, टिंगलिंग बढ़ा, तो टेस्ट पॉजिटिव समझना चाहिए और सीटी सिंड्रोम है यह अपना डायग्नोसिस करना चाहिए। इसके साथ उसका और एक टेस्ट बताया हुआ है। यदि जहां पर अपन नाड़ी देखते हैं वहां पर एक ग्रू है, उस ग्रू को अपन टैपिंग किया या वहां पर प्रेशर दिया तो उंगलियों को, तीनों उंगलियों को नमनेस बढ़ता है, इसलिए वो नमनेस बढ़ा तो कार्पल टनल सिंड्रोम समझना चाहिए। डायग्नोसिस के बाद आपके अभी ख्याल में आया होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम के काफी पेशेंट आपके पास आते होंगे, लेकिन हम कभी कभी उसके पास दुर्लक्ष्य करते हैं। तो इसका चिकित्सा जो है, तो पहले वापस इसमें चिकित्सा है जो निदान परिवर्तन है। हाँ? उसके बाद उसका दो विचार यहाँ पर करना चाहिए, एक संतर्पणजन्य, अपतर्पणजन्य। ये व्याधि पूर्णतः वात प्रकोपजन्य है। यहाँ पर नानात्मक वात व्याधि समझकर ही हमने ट्रीटमेंट करना चाहिए। सिर्फ कभी कभी यदि रक्तदुष्टिजन्य लक्षण दिखे या पित्त प्रकृति होंगी तो प्रथमतः लक्ष्य रक्तमोक्षण का ही सोचना चाहिए, क्योंकि रक्तमोक्षण से इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। इसका ये इसलिए बोल रहा हूँ कि एक पिछले हफ्ते की बात है, एक रुग्ण 7 दिन पहले मेरे पास आया। एक्चुअली रुग्ण मेरा पुराना ही था, उसको पिंडी का द्वेष्टन और दौर्बल्य के लिए चिकित्सा चालू थी, लेकिन एक दिन अचानक उसे राइट हाथ में एल्बो के नीचे बहुत पेन होना शुरू हुआ, साथ में नमनेस भी चालू था। सुबह 10 बजे इसकी शुरुआत हुई, 4 बजे तक बहुत वृद्धि हुई। रुग्णों को कुछ भी चीज हाथ में पकड़ नहीं सकती थी, उसको लेने में, ग्रिप करने में उसको तकलीफ होती थी। रुग्ण परेशान हो गई थी, बहुत टेंशन में आ गई, ये क्या हो रहा है। उसको लगा कि पैरालिसिस जैसा लग रहा था और उसका टिंगलिंग सेंसेशन भी बहुत बढ़ रहा था। रुग्ण मेरे पास शाम को 4 बजे आई, उसे चेक करने के बाद मुझे सीटी सिंड्रोम ही लगा, साथ में रक्तदुष्टिजन्य ही लक्षण दिख रहे थे, क्योंकि रुग्ण की प्रकृति पित्त प्रकृति की थी। तो बाकी पहले पिंडी का द्वेष्टन और वीकनेस, इसकी वजह से मुझे रुग्ण की हिस्ट्री पता थी। तो मैंने पहले 10 मिनट तेल धारा की, तेल धारा बला अश्वगंधा तेल की तेल धारा की, उसको बाद में संवहन किया यानी स्नेहन किया और नाड़ी स्वेद दिया। नाड़ी स्वेद देने के बाद तुरंत रिस्ट ज्वाइंट के वहां से 40 सीसी का रक्तमोक्षण किया। रक्तमोक्षण करने के बाद रुग्ण के लक्षण कम हुए, नमनेस भी कम हुआ, पेन भी कम हुए। 20 मिनट में उसको उपशय मिला, जो कुछ भी चीज हाथ में नहीं पकड़ सकती थी। उसके बाद 20 मिनट के बाद उसने तुरंत पेन हाथ में पकड़कर लिख कर बताया। यानी इतना अवस्था आपके ख्याल में आई तो इतना इंस्टेंट रिजल्ट हम दे सकते हैं। वहां पर मैंने ये पहले आपको जो बताया वात प्रकोपजन्य व्याधि है, यानी नानात्मक वात प्रकोपजन, रक्तमोक्षण करने का वात प्रकोप होगा, ये मेरे दिमाग में आता तो मैं रक्तमोक्षण नहीं करता, और रक्तमोक्षण नहीं करता तो मुझे इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन मुझे अवस्था ख्याल में आई और अवस्थानुरूप मैंने चिकित्सा की, क्योंकि आयुर्वेद ये अवस्थानुरूप करने चिकित्सा करने वाला शास्त्र है। पंचकर्म यदि करना है तो आपको अवस्था को ही ख्याल में रखना पड़ता है। यदि आपको रक्तमोक्षण, रक्तदुष्टिजन्य व्याधि नहीं दिखा, पित्त प्रकोपजन्य व्याधि नहीं दिखा, तो आप वहां पर विद्या कर्म ये बहुत ही उपयुक्त है, या अग्नि कर्म ये बहुत उपयुक्त है। मैंने जैसा बताया तेल धारा, ये धन्वंतरम तेल का भी कर सकते हैं, अश्वगंधा वाला तेल का भी आप तेल धारा कर सकते हैं। ज्यादा तो मैं 10 से 20 मिनट तक तेल धारा करता हूँ, बाद में स्वेदन देता हूँ, ये होता है। लेकिन यहाँ पर सार्वदेहिक वात की दृष्टि ये ख्याल में रखते हुए वापस सार्वदेहिक वात शमन के लिए बस्ती चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। बस्ती के लिए योग बस्ती करो, और उसके बाद अस्थि को बल देने वाले के लिए, अस्थि धातु को बल देने के लिए तिक्तक्षीर बस्ती यहाँ पर बहुत उपयोगी होती है। अभी आप शमन चिकित्सा का विचार करेंगे तो रसराजेश्वर रस ये बहुत ही सद्य फलदायी और बहुत ही उपयुक्त ऐसा ड्रग है। महावत विध्वंसक आप यूज कर सकते हैं। गुग्गू कल्प में यदि आपको यूज करना है तो केशव गुग्गू एक बहुत अच्छा आपके पास पर्याय उपलब्ध है। इसके साथ व्याधि उपद्रव स्वरूप होगा तो उस
जिस व्याधि से उपद्रव निर्माण हुआ है, संधिवात या आमवात या वात रक्त या फिर फ्रैक्चर होगा तो उसकी भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। कुछ आप आश्वारिष्ट जैसे धन्वंतरारिष्ट, बालारिष्ट ये भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप अस्थि मज्जापाचक चिकित्सा देना बहुत ही जरूरी है और साथ में लघु मालिनी वसंत यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। यदि नमनेस बहुत ज्यादा होगा तो एकांगवीर ये बहुत अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस है। मैंने पहले जो बताया हुआ है निदान परिवर्जन, यहाँ निदान परिवर्जन करना बहुत जरूरी है। आप ट्रीटमेंट करते रहे और जो हेतु ही वो दूर नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। इसमें जो 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 दबाव देना है, वाइब्रेशन का या कुछ भी दबाव देने का जो काम है वो रुकाना पड़ेगा, तो उसको रेस्ट देना पड़ेगा। साथ में रिस्ट बेल्ट का यूज करना चाहिए। यदि रुकना ये राइटर होगा तो उसको बड़ा पेन यूज करने को बोलना चाहिए, जिसकी वजह से उसके उंगलियों पर प्रेशर नहीं गिरेगा और नर्व पर प्रेशर नहीं आएगा और वो पेन भी सॉफ्ट ग्रिप वाला होना चाहिए। कुछ भी काम करते समय, कोई भी रुग्ण ने काम करने समय शॉर्ट और फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना चाहिए। थोड़े थोड़े समय के बाद ब्रेक लेना चाहिए और ब्रेक के दरम्यान उसने हाथ और रिस्ट को बेंड करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करना चाहिए। ये जो रुग्ण है ये जो मैंने एक्सरसाइज बताया है वो जो वाइब्रेटर जो यूज करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। उनको ये हमका सबको बोलना ही पड़ेगा। एक ऐसा एक रुग्ण आया था मुझे, उसके लिए एक अलग मुझे हेतु मिला। वो कंप्यूटर पर कंटिन्यूस 10 से 12 घंटे तक काम करता था, लेकिन उसके कंप्यूटर की जो पोजीशन थी रिस्ट टेबल पर रखने की वो उसकी गलत थी। उसकी वजह से उसको हाइट प्रॉपर नहीं थी, हाइट बहुत ऊपर थी, तो उसकी वजह से उसको रिस्ट पर प्रेशर आकर बेंडिंग के वक्त तनाव पड़ता था, तनाव रहता था, तो इसी वजह से उसको ये तकलीफ थी। तो टेबल चेंज करने के बाद उसको वो तकलीफ कम हुई। अपनी जो शोधन शमन चिकित्सा तो की, लेकिन इसके साथ ये भी मैंने किया, उसको रुग्ण को उपशम मिला। रुग्ण का पोस्चर तुमने देखना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। उसका बैठना उठना चलना कैसा है, उसके हाथ से काम करने का तरीका कैसा है, उसके बारे में उससे चर्चा कर उसको मार्गदर्शन करना जरूरी है। ये सब ट्रीटमेंट बताने के बाद मुझे तो लगता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम हम अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है डिसीज और रिस्ट ड्रॉप, इसमें रिस्ट और उंगलियां रुग्ण का मेटाकार्पल फैलेंजियल जॉइंट से एक्सटेंड नहीं होती है, वो एक्सटेंड कर नहीं सकता है। रिस्ट पार्शियली फ्लेक्स रहती है क्योंकि एक्सटीरियर मसल जो है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में पैरालाइज होता है। इसके जो कॉज बताए हुए हैं वो है स्टैप वुंड ऑन चेस्ट। चेस्ट के ऊपर यदि वुंड हुई, स्टैप से वुंड की गई या उस क्लेविकल के बिलो यदि स्टैप वुंड हुई तो पोस्टीरियर कॉर्ड डैमेज होती है। पोस्टीरियर कॉर्ड डैमेज होने की वजह से रेडियल नर्व का कार्य को हानि होती है। ये इसका कारण बताया है। इसके कारण वो हाथ के और तल हाथ के सेंसर लॉस होते हैं। कभी कभी ह्यूमरस बोन का फ्रैक्चर होने की वजह से भी रेडियल नर्व डैमेज होती है। और रेडियल डैमेज क्यों होती है कि ह्यूमरस बोन के बाद जो रेडियल ग्रू होता है वो ग्रू में से रेडियल नर्व जाती है, वहां पर आघात होने की वजह से डैमेज होती है और उसकी वजह से ये लक्षण दिखता है रिस्ट ड्रॉप का। कुछ ऐसे पॉइजनिंग है जैसा लीड पॉइजनिंग, इसमें भी रेडियो नर्व अफेक्ट होती है और उसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप होता है। यदि एक ऐसा एक हेतु है जो परसिस्टेंस उसको इंजरी हुई, जैसा कि अपना कुर्प संधि जो कहाँ पर भी लगा पीछे, कुर्प संधि का बोन जो यदि टेबल को या दरवाजे को या कुछ काम करते समय उसको जोर से पीछे से लगा तो रेडियो नर्व की वजह से हाथ को दोनों तीनों उंगलियों को नमनेस आता है। तो ये परसिस्टेंस हुआ, हमेशा होते रहा तो रेडियल नर्व पाल्सी होने के चांसेस रहते हैं। यदि शोल्डर डिसलोकेशन हुआ और उसकी ट्रीटमेंट करते समय गलती से रेडियल नर्व पर ज्यादा प्रेशर गिरा तो भी ये तकलीफ होती है। कुछ डिसीज है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटिक मेलिटस, इसमें भी न्यूरोपैथी होकर ये सिम्टम्स दिखता है। ऐसा ही मैं पढ़ते पढ़ते एक मुझे बहुत अच्छा इसमें एक नाम पता चला
इसको सैटरडे नाइट पॉलिसी भी कहते हैं। अभी सैटरडे नाइट पॉलिसी क्यों कहते हैं, तो मैंने अपने दोस्त से डॉक्टर अनिल दुबे इनसे चर्चा करते समय उन्होंने बताया कि फॉरेन में सैटरडे को अल्कोहल लेकर रात को सोने की आदत रहती है, और अल्कोहल का प्रमाण ज्यादा होने के बाद यदि एक ही हाथ पर एक ही पोजीशन पर रुग्ण सोया तो हाथ पर प्रेशर आने की वजह से रेडियो नर्व को प्रेशर आता है, और उसकी वजह से पोस्चर इंड्यूस रेडियो न्यूरोपैथी निर्माण होती है, और उसकी वजह से ये तकलीफ होती है, इसलिए इसको सैटरडे नाइट पॉलिसी बोला है। और एक हनीमून नाइट पॉलिसी भी, इसको एक अलग नाम है, उसका भी यही वजह है। एल्बो के ऊपर रेडियल नर्व में इंजरी होंगी तो एल्बो, रिस्ट और फिंगर में एक्सटेंशन में वीकनेस आता है। तो ऐसा ये रिस्ट ड्रॉप के लक्षण है। इसमें अनिल दुबे जी का बहुत अच्छा काम है, वो एक्यूपंक्चर प्लस आयुर्वेद के साथ में इसको अच्छी तरह रिजल्ट देते हैं। लेकिन हम अभी आयुर्वेद के हिसाब से विचार करेंगे तो ये संज्ञानाश है। इसी का मतलब ये नानात्मक वात दृष्टिजन्य व्याधि समझना चाहिए। तो फिर वापस चिकित्सा के लिए, वापस सार्वदेहिक वात शमन के लिए आप बस्ती का ही सोचना चाहिए। तेल धारा ये धन्वंतरम तेल, बला अश्वगंधादी तेल जो बल्य है, क्योंकि अपतर्पणजन्य व्याधि हुआ, धातु नाड़ी का कार्य हानि हो गई, इसलिए धन्वंतरम तेल, बला अश्वगंधादी तेल, नारायण तेल का तेल धारा यदि आप किया तो उसमें काफी फायदा मिलता है। तेल धारा के बाद इसमें दशमूल रासना, एरंड मूल का क्वाथ की धारा भी करते हैं, और उससे तुमको फायदा मिलता है। वेदन और अग्निकर्म, यह अग्निकर्म से तुरंत ड्रॉप तुम्हारा उपशम मिलता है। जैसा फ्रोजन शोल्डर पर अग्निकर्म करने के बाद तुमको रिजल्ट मिलते हैं, उतने अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलते हैं। इसमें रिस्टॉप पक्षाघात के रुग्ण में उपद्रव स्वरूप रिस्टॉप होता है, तो पक्षाघात की चिकित्सा भी यहाँ पर करना जरूरी है। यदि वो कॉज होगा, संधिवात का कॉज होगा, जो भी कॉज होगा उसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। यदि शमन चिकित्सा में सोचेंगे तो रस राजेश्वर रस ये सबसे अच्छा है। गृहता चिंतामणि उसके लिए अच्छा है। अग्नितुंडी रस यानी कुचला, ये ड्रग उसके लिए बहुत बढ़िया है। और महावतिरोधक, इसमें से आप चॉइस ऑफ ड्रग कर सकते हैं। यदि रुग्ण की तीव्रता ज्यादा होगी तो गृहता चिंतामणि यूज करो, यदि तीव्रता कम होगी तो महावतिरोधक यूज करो। यहाँ पर लेप तुम दे सकते हैं, रिस्ट को लेप लगा सकते हैं। लेप वातग्न ड्रग जो है दशमूल, निर्गुंडी, रुई के पत्ते, शेवगा, नीलगिरी, कुष्ठ पाउडर और अच्छा, इनका कल्क, उड़ीद का आटा और सरसों का तेल, इनका लेप बताया हुआ है। और वो लेप तुम्हारे हाथ पे करने है, 15 से 20 मिनट तक का वो धो लेना है। या फिर सौम्य प्रस्तापक जो ड्रग बताए हुए चरक में, उसका लेप भी इसमें फायदेमंद होता है। तो ये चिकित्सा इसके लिए बहुत ही बढ़िया है। जैसा रिस्ट ड्रॉप होता है वैसा फुट ड्रॉप भी होता है। रिस्ट ड्रॉप में जैसा है वैसे ही लक्षण फुट ड्रॉप में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो नर्व होती है कॉमन पेरोनियल नर्व होती है, जो साइटिका नर्व की ब्रांच है, उसको आघात होने की वजह से या वो पैरालाइज होने की वजह से ये तकलीफ होती है। तो इसमें फुट वीकनेस या पैरालिसिस ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन लिफ्टिंग फुट का लिफ्ट करने में उसमें जो मसल्स है उसमें पैरालाइज हुआ तो ये तकलीफ होती है। पाव का फ्रंट पाव पार्ट जो है वो रेस्ट करते समय तकलीफ होती है, वो ऊपर उठा नहीं सकते। ये यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है। ये कभी कभी टेम्पररी रहता है, वो कुछ क्षण के बाद कुछ छोटी सी ट्रीटमेंट किया, थोड़ी सी ट्रीटमेंट किया, मसाज किया तो ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी परमानेंट होता है। पैरालिसिस के पेशेंट में ये ज्यादा दिखाई देता है। इसके कॉजेस में जो आता है न्यूरो डिजेनरेटिव जो डिसऑर्डर है ब्रेन के, इसमें ये बहुत ही ज्यादा प्रमाण में दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें मस्कुलर प्रॉब्लम आते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इसका लक्षण दिखाई देता है। यदि स्ट्रोक होगा यानी पैरालिसिस होगा या सेरिब्रल पाल्सी होगा तो भी ये लक्षण दिखाई देता है। मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर होंगी, पोलियो, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होंगी तो ये लक्षण दिखाई देता है। यदि स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से नर्व रूट को इंजरी हुई तो भी फुट ड्रॉप के लक्षण दिखाई देता है। या फिर पेरिफेरल
तुम्हारी नर्व डिसऑर्डर होंगे तो भी तुम्हें फायदा ये लक्षण दिखता है। अभी इसकी चिकित्सा जब करेंगे तो वापस रिस्ट ऑफ जैसी चिकित्सा करनी चाहिए। साथ में इसमें स्पाइनल कॉज बहुत रहता है या पैरालिसिस का कॉज बहुत रहता है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। स्पाइनल कॉज के लिए कटिबस्ती, कपिंग, पिंड स्वेद, धारा ये करना जरूरी है। नजदीक के यानी एंकल जॉइंट के वहां से रक्तमोक्षण से भी आपको फायदा मिलता है। अग्निकर्म वेद्य और रक्तमोक्षण ये अवस्थानुरूप करना चाहिए। वहां पे अवस्था जहाँ रक्तमोक्षण की अवस्था है वह रक्तमोक्षण ही करना चाहिए, जहाँ अग्निकर्म की अवस्था है वह अग्निकर्म ही करना चाहिए। यहाँ पर बस्ती का विचार करते समय थोड़ा सा अलग विचार मैंने किया। यहाँ पर मैंने राजापन बस्ती का ज्यादा यूज किया। राजापन बस्ती से मुझे अच्छे रिजल्ट मिले और राजापन बस्ती का कोर्स होने के बाद मैंने तिक्तक्षीर बस्ती दिया है, क्योंकि स्पाइन से मध्य धातु से संबंधित ये डिसीज है, तो उसके लिए मैंने तिक्तक्षीर बस्ती बाद में 21 दिन के दिए। शमन चिकित्सा जब मैंने सोचा तो रसराजेश्वर जो ही फुट ड्रॉप कीजिए बोला है वही ट्रीटमेंट यहाँ पर सेम है। अग्नितुंडी रस, गुरुत्वाद चिंतामणि, मावत विध्वंसक रस, धन्वंतरम अरिष्ट या बलारिष्ट, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। ट्रिगर्स, ये एक व्याधि जो है इसमें शूल पेन और स्टिफनेस रहता है। अंगुष्ठ जो अंगूठा है, थंब है, वो सीधा करते समय लॉक हुआ ऐसा लगता है या लॉक हो जाता है, ऐसी संवेदना होती है अपने को। इसी को स्टिनोसिस ऑफ स्टिनोसाइनोवाइटिस भी बोलते हैं। सुबह सुबह थंब को स्टिफनेस ज्यादा रहता है, उंगलियों की मूवमेंट करते समय तकलीफ होती है, यानी पॉपिंग या क्लिकिंग जैसा महसूस होता है, कट कट आवाज आना जो बोलते हो, थंब में स्पर्शक होता है, हाथ लगाने के बाद तुरंत दर्द बढ़ता है। ज्यादा तो अंगुष्ठ में होता है, लेकिन कभी कभी सभी उंगलियों में भी हो सकता है। टेंडर स्थित में इंफ्लेमेशन होने के कारण ये होता है। तो यहाँ पर शोथ है, इंफ्लेमेशन है, इतना आप ख्याल में रखना चाहिए। जो आदमी ग्रिप ज्यादा देर तक रखता है या उसको आदत है ग्रिप करने की, या गाड़ी बहुत देर तक चलाने वाला या कुछ वस्तु ज्यादा देर तक हाथ में रखकर करने वाला, इनको ये तकलीफ ज्यादा होती है। साथ में डायबिटिक के पेशेंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उपद्रव स्वरूप ये दिखाई देता है। यहाँ पर वापस यही आता है, स्त्रियों में ज्यादा दिखाई देता है पुरुषों के कंपैरिजन। आधुनिक कॉज में जो अभी के कॉज है, एक रुग्ण मेरे पास ऐसा है, क्या मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करता था, वो मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करने वाले को ये लक्षण दिखाई दिया मुझे। रुग्ण अपने अंगुष्ठ से स्मार्टफोन के स्क्रीन पर बहुत देर तक एक ही मूवमेंट करता है, और ज्यादा तो बच्चे लोग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पास आप देखो, क्या उंगली से एक ही उंगली से वो मोबाइल चलाते हैं। तो ये भी कॉज ट्रिकल थंब में मुझे दिखा है, और उसको ट्रिकल थंब वह मुझे दिखाई दिया है। यदि आपको संप्राप्ति मालूम हुई तो चिकित्सा करना बहुत आसान होती है। यहाँ पर अति व्यायाम यानी एक ही पार्ट को सिमिलर पोजीशन में यूज करना और उसी परिणाम स्वरूप शोथ की उत्पत्ति होना, ये लक्षण दिखाई देता है। यानी वात प्रकोप जन्य शोथ, और वो भी अभ्यंतरता रहता है, वो बाहर कुछ नहीं रहता, अंदर के टेंडन में शोथ रहता है ख्याल में। तो यहाँ पर वातग्न द्रव्यों का यदि आप लेप दिया जो शोथग्न है, वातग्न है, जैसा नागरादि चूर्ण या कोट्टम चुकादि चूर्ण, इसका यदि आप लेप दिया तो उसमें फायदा मिलता है। वापस से आप तेल धारा, पिंड स्वेद, स्नेहन स्वेदन, लवण जल से कोष्ण जल से स्वेदन, ये इसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जाता है। स्टिफनेस होगा, अंगुष्ठ की हलचल नहीं कर सकता होगा, तो आप विद्ध कर्म या अग्निकर्म किया, तत्पुरंत उसी क्षण उसका अंगुष्ठ थंब सीधा होता है, उसके वेदना कम होती है, रुग्ण मूवमेंट करना शुरू होता है। यदि दाह टिपिकल थ्रोम्बिंग पेन होगा, दाह होगा, तो स्थानीय रक्तमोक्षण करना चाहिए। उसमें स्थानीय रक्तमोक्षण में जलोकाचारण, जलोकाचारण ऐसे सब जो स्थानिक व्याधि है उसमें रक्तमोक्षण करते समय जलोकाचारण करना बहुत ही उपयुक्त होता है। ये सब व्याधि में के लिए होता है, सब व्याधि में जलोकाचारण काफी अच्छा फायदेमंद होता है। यदि आप जलोकाचारण से नहीं करते होंगे, क्योंकि ये सब व्याधियां जो है मांस धातुगत धातु यानी टेंडन तक गई हुई है,
तो आप जलोकाचारण कहेंगे तो उसका इफेक्ट आप मांस धातु तक जाता है, इसलिए जलोकाचारण बहुत अच्छा है। सार्वजनिक व्याधि शमनार्थ, क्योंकि वात प्रकोप काफी हुआ रहता है, इसलिए बस्ती की ट्रीटमेंट आप देना चाहिए, क्योंकि वापस पुनर्उद्भव नहीं होना चाहिए, इसलिए बस्ती चिकित्सा देना ही चाहिए। ज्यादा तो इसमें शमन चिकित्सा की जरूरत नहीं गिरी मुझे, मैंने अस्थि मज्जापाचक, धन्वंतरम अष्टा, अमृतारी गुग्गुल यही चिकित्सा उनको दी, और एक रुग्ण को मैंने केशव गुग्गुल दिया, तो 7 से 14 दिन में उसका ये बीमारी तुरंत पूरी चली गई। एक अलग व्याधि है, बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन ये भी व्याधि अपने सामने आती है, तो उसका क्या सोचना चाहिए, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। अभी एक व्याधि ऐसा है जो बहुत कॉमन है, सोरेटिक आर्थराइटिस, जो अपने पास ज्यादा आता है, और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के लिए ब्रेड बटर भी बताया तो भी चलेगा। ये डिसीज शरीर के कोई भी पार्ट में होता है, कोई भी जॉइंट को अफेक्ट करती है, यानी स्मॉल जॉइंट, बिग जॉइंट, स्पाइन, रिब जॉइंट, इसमें भी इसका शोथ हो सकता है, शूल होता है, संधि में डिफॉर्मिटी भी आता है। ये डिसीज की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसा स्मॉल बोन नष्ट होना शुरू होता है। देखो अभी मैं जो जो सिम्टम्स बोल रहा हूँ वो ख्याल दो, तो आपके ख्याल में आएगा कि आयुर्वेद में कितना बढ़िया इसका वर्णन किया हुआ है। जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे स्मॉल बोन नष्ट होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? तो नेल से होती है, नाखून नष्ट होना शुरू होता है, उसी को क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस म्यूटिलेंस बोलते हैं। और यदि ये म्यूटिलेंस बढ़ा तो अंगुली के बोन ज्यादा तो नष्ट होना शुरू होता है, उसी हेतु रुग्ण को परमानेंट डिसऑर्डर आती है, डिफॉर्मिटी आती है। कॉज तो आप सभी को पता है, ये जो मूल कॉज है वो सोरेसिस है, यानी सोरेसिस के उपद्रव स्वरूप ये बीमारी होती है। आयुर्वेद में यदि सोचा तो एक कुष्ठ व्याधि में ये लक्षण बताया गया है। जो मैंने बोन डिफॉर्मिटी जो बताई वो कुष्ठ में स्पष्ट रूप में ग्रंथों में बताया हुआ है। मंडल कुष्ठ में यही लक्षण उपद्रव स्वरूप बताया गया है। इसमें क्या है? त्रिदोष प्रकोपित होकर जब धातुगत अवस्था प्राप्त होती है, जब धातुगत विकृति निर्माण होती है, उसी हेतु मांस में अस्थि धातु में विकृति होकर उसकी झीज यानी नेक्रोज होना शुरू होता है। ये ग्रंथों ने भी बताया है। तो वह प्रकोपित दोष जब संधि स्थान में जाकर स्थान संशय करते हैं, तब शूल, शोथ ये लक्षण उत्पत्ति होती है, साथ में सोरेसिस भी रहता है। तो यहाँ पर संधि स्थानी खवैगुण्य निर्मित होती है, इसीलिए वहां पर ये लक्षण निर्माण होते हैं। ये भी चिकित्सा करते समय अपने को ख्याल में रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। आधुनिक शास्त्र में ये असाध्य व्याधि है, क्योंकि ये ऑटो इम्यूनो डिसीज है, तो यही हमें, ये जो ऑटो इम्यूनो डिसीज है यही हमें साथ यश देकर जाती है, और इसी के ऊपर आयुर्वेदिक चिकित्सा बहुत अच्छी काम करती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा सूत्र में करेंगे तो प्रथम मंडल कुष्ठ का ही ख्याल देना चाहिए, उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। यदि मंडल कुष्ठ ज्यादा होगा तो व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए, और यदि उपद्रव ज्यादा होगा तो उपद्रव की चिकित्सा करनी चाहिए। अष्टांग सूत्र स्थान में ये सीधा सीधा बताया गया है। क्या उपद्रव स्वरूप यदि व्याधि होगा तो जिस व्याधि से ये उपद्रव हुआ उस व्याधि की ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन यदि उपद्रव बहुत बड़ा है, उपद्रव रुग्ण को प्राण को हानि देता है, तो पहले उपद्रव की चिकित्सा करो और बाद में व्याधि की ट्रीटमेंट करो, ऐसा बताया हुआ है। तो इसमें वमन, विरेचन, बस्ती ये 3, और रक्तमोक्षण में जलोकाचारण, ये पंचकर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन शोधन करते समय वात दोष पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि शोधन कोई भी धातु क्षय निर्माण करने वाला है, तो इसकी वजह से वात प्रकोप होना नहीं चाहिए। तो वात प्रकोप नहीं होना, तो इसलिए पहले बस्ती ट्रीटमेंट ही करना चाहिए, उसके बाद वमन, विरेचन और रक्तमोक्षण इस सोचना चाहिए। लेकिन पंचकर्म ये बार बार करना चाहिए। ग्रंथों में पुस्तक के लिए पक्षत होमन बोला है, और 3 महीने में एक बार रक्तमोक्षण बताया हुआ है। विरेचन और बस्ती अवस्थानुरूप करने को बताया है। तो आप ये ट्रीटमेंट सब अवस्थानुरूप आप कर सकते हैं। सिर्फ धातु क्षयजन्य वात प्रकोप नहीं होगा, इस पर ख्याल देना पड़ेगा आपको। इसीलिए आप क्या करेंगे, तो कुष्ठनाशक जो द्रव्य है वो भी बस्ती के लिए यूज करेंगे, तो उसको ये देता है। तो आप योग बस्ती या काल बस्ती देने के बाद शोथ शूल कम होता ही है, लेकिन साथ में जलोकाचारण किया तो उसके व्याधि का तीव्रता कम होती है। योग या काल बस्ती के बाद तिक्तक्षीर बस्ती किसका देना है? तो गुड़वेल, काड़ी चिरेत, नागर मोथा, पाटा, इसका काढ़ा दूध सिद्ध करके तिक्तघूत, महातिक्तघूत या पंचतिक्तघूत इसमें मिलाकर आप दे सकते हैं, क्योंकि इसी से सोरेसिस भी कम होता है, साथ में संधिशोथ भी कम होता है, शूल भी कम होता है,
दाह भी कम होता है और कंडू भी कम होता है। सोरायसिस में कंडू रहता है और ये सब कम होने की वजह से रुग्ण का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। अभी ये ट्रीटमेंट करते समय सोरायटिक आर्थराइटिस ट्रीटमेंट करते समय आप वात रक्त का भी ख्याल रखना चाहिए। वात रक्त का जो चिकित्सा सूत्र बताया हुआ है, चिकित्सा बताइए, उसी स्वरूप आप चिकित्सा करना चाहिए। बस्ती के लिए आप कुष्ठग्न द्रव्य जो वातशामक बताया है उनका यूज करना चाहिए, या फिर कुष्ठ व्याधि में जो बस्ती बताए हुए है उसका भी आपको ज्यादा फायदा होता है। उसमें काफी बस्ती बताया है, इसलिए मैं यहाँ पर बस्ती के नाम नहीं बताता हूँ। आप कोई चरक है तो वाग्भट में जाकर वो बस्ती, कुष्ठ व्याधि के बस्ती आप चुन सकते हैं, ले सकते हैं। ये केस बताते समय मुझे एक केस आपको बताने, मेरा एक्सपीरियंस बताने के मैं चाहूंगा। एक रुग्ण था, बहुत प्रतिष्ठित था, बहुत व्यक्तिमत्व प्रतिष्ठित था, उसको जीर्ण सोरायसिस था। उससे अचानक एक दिन कटी शूल चालू हो गया। शूल इतना तीव्र स्वरूप का था कि रुग्ण बेड पर से भी नहीं उठ सकता था और उसका डेली रूटीन में वो कभी सो नहीं सकता था, इतना वो बिजी था। तो रुग्ण का एज जो था वो 60 ईयर्स था। तो एक कटी शूल की वजह से उसने एमआरआई किया। एमआरआई करने के बाद न्यूरोसर्जन ने बोला क्या आपका डिस्क बल्जिंग हुआ है, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसका ऑपरेशन भी किया उस रुग्ण का। रुग्ण के ऑपरेशन की वजह से शूल कम हुआ, लेकिन कितने दिन? सिर्फ 12 दिन। 12 दिन के बाद वापस उसको शूल बढ़ा। तो सर्जन बोला क्या आप देखते हैं, हम वेट एंड वॉच करेंगे, आश्वासन चिकित्सा दिए, लेकिन शूल कुछ कम नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने न्यूरोफिजिशियन को बताया, तो न्यूरोफिजिशियन ने अलग ही ओपिनियन दे दिया कि इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, ये तो सोरायटिक आर्थराइटिस है। तो मेडिसिन दिया लेकिन उपशय नहीं मिला, तो आखिर आयुर्वेद के पास आया। क्योंकि मेरे पास 10-12 साल पहले वो मेरे पास सोरायसिस के लिए कुछ ट्रीटमेंट ली थी, तो इसीलिए वो मेरे पास रुग्ण है। रुग्णों को मैंने सोरायटिक आर्थराइटिस यही समझकर ट्रीटमेंट दिया। मैंने प्रथमतः उसको आम पाचन किया, आम पाचन के बाद बस्ती चिकित्सा दी और साथ में कटी बस्ती भी दी। ये 7 दिन की ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ कुष्ठग्न वातग्न दवा भी दी। उसको 7 से 8 दिन में उसको 50 से 60% तक उपशय मिला। फिर का एक 9 दिन के 8वें या 9वें दिन में मैंने उसको कटी प्रदर्शित जलोकाचारण किया। जलोकाचारण करने के बाद उसका कटी शूल पूर्णरीत्या रुका, उसमें उपशय मिला और सोरायसिस में भी उपशय मिला। अभी उसको 6 से 7 साल हुए, लेकिन उसको वापस कटी शूल भी नहीं हुआ और कोई भी संधि शूल भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर अवस्था पकड़ी थी। अवस्था के हिसाब से मैंने ट्रीटमेंट किया था। सोरायसिस की ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन बहुत ही इरेगुलरली रेगुलर चालू है, ऐसा मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि रुग्ण इतना सीरियस सोरायसिस के लिए नहीं है। जब वो कटिशूल तीव्र था तभी वो सीरियस हुआ, लेकिन सोरायसिस के लिए इतना सीरियस नहीं है। कभी कभी आता है, ट्रीटमेंट देता है, 15 महीना दिन वापस गायब होता है। अभी ये सोरायसिस आर्थराइटिस के लिए आप शोधन है हुआ, शमन चिकित्सा क्या देंगे? तो पंचतिक्त घृत गुग्गुल ये सबसे अच्छा ड्रग है। केशव गुग्गुल एक अच्छा है। कुष्ठ व्याधि में स्वयंभू गुग्गुल एक आपको बताया हुआ है, वो स्वयंभू गुग्गुल भी इसमें काफी यश देखा जाता है। सोरायसिस और सोरायटिक आर्थराइटिस के लिए सबसे अच्छा ड्रग है तो चोपचिनी, तो बहुत ही उपयुक्त ऐसा ड्रग है। फिर चोपचिनी पाक यूज करो, चोपचिनी गुग्गुल यूज करो, या चोपचिनी काढ़ा यूज करो, आप इसका यूज कर सकते हैं। चोपचिनी चूर्ण, चोपचिनी अश्वगंधा देवदारू, इसका भी यूज किया तो आपको यश देता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस आप बोलेंगे तो चोपचिनी यही ड्रग ऑफ चॉइस। जैसा वात रक्त में आप सोचेंगे गुलवेल ड्रग ऑफ चॉइस है, ऐसा सोरायसिस आर्थराइटिस में चोपचिनी एक वो ड्रग ऑफ चॉइस है। कुछ ऐसी वैसी रहती है क्या वो असत्य रहती है, लेकिन अपने ओपीडी बेसिस में उसको ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है। उसमें से ही एक है लूपस, यानी सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाइटिस यानी एसएलई। ये व्याधि सबको पता है ऑटोइम्यून व्याधि है, शरीर के सभी संधि और वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करती है। स्त्रियों में और बच्चे में ज्यादा दिखी जाती है। इसका एज ग्रुप भी आपको सबको पता है, 14 से 45 तक रहता है। इसमें संधिशूल रहता है, फटीक रहता है, शिरकशूल रहता है, पादशोथ रहता है, हस्तशोथ रहता है, मुखशोथ भी रहता है, और पूरे बॉडी पर, ज्यादा तो मुंह पर बटरफ्लाई जैसे रैशेस आते हैं, और रुग्णों को मुखपाक और केशपतक ये लक्षण दिखते हैं। चिकित्सा के लिए आप सोचेंगे तो यह हद्य व्याधि है। बहुत ही प्रयत्नपूर्वक चिकित्सा करने के बाद अंशतः उपशय मिलता है। ये व्याधि को पूरा था मुझे उपशय मिला नहीं है, इसलिए मैं यह शब्द बोलता हूँ। किसी को मिला होगा तो वो उनका ओपिनियन है, उनका एक्सपीरियंस होगा। मैं मेरा
एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से उपशय पूरी तरह मिला नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या सोचा, तो एक प्रकोपजन्य व्याधि है, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा, ये धातु की कृति मैंने सोची, और साथ में धातु पाकावस्था भी सोची। धातु पाकावस्था भी तीव्र स्वरूप की धातु पाकावस्था इसमें रहती है। इसमें सोचते समय, ट्रीटमेंट करते समय हमको वात रक्त की चिकित्सा जो बताइए उस हिसाब से चलना पड़ता है। इसमें शोधन चिकित्सा है, तो इसमें शोधन चिकित्सा मैंने क्या किया था, राजापन बस्ती किया। राजापन बस्ती ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट बताई हुई है। उसको रुग्णों को मैंने कुछ रुग्णों को 7 से 15 दिन तक दी है। इसको रिपीटेड किया है मैंने 2-2, 3-3 महीने के बाद। राजापन बस्ती के बाद फॉलोड बाय तिक्तक्षीर मांस रस बस्ती, और उसमें मज्जा तेल मैंने तेरे पिछले लेक्चर में बताया था। तिक्तक्षीर मांस रस बस्ती और मज्जा तेल इसके 21-21 दिन के स्लॉट करके उनको दिए हुए। अभ्यंतरता शिरबाला तेल, जो शतपाटी शिरबाला तेल है, वो 10 बूंद 2 बार उस रुग्णों को देता हूँ मैं। सर्वांग अभ्यंग और एरंड तेल जैसा वातानुलोमन, ये चिकित्सा करता हूँ। इसमें बहुत ही कष्ट करना पड़ता है, बहुत ही ख्याल देना पड़ता है, रुग्णों को भी आपको कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि रुग्ण पहले ही एक्चुअली वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब रहता है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहता है, फिजिकली भी डिस्टर्ब रहता है। इस सब आगाड़ी पर आपको काम करना पड़ता है। ये उनके साथ उनको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और जब शमन चिकित्सा देंगे तो या सुवर्णकल्प यूज करना पड़ता है, जैसे ब्रोथ चिंतामणि, स्वर्ण मालिनी वसंत। मैं स्वर्ण मालिनी वसंत डायरेक्ट यूज नहीं करता हूँ, तो वसंत कल्प बोलकर यूज करता हूँ। यानी लघु मालिनी वसंत देता हूँ, उसके बाद फॉलोड बाय मधु मालिनी वसंत, और उसके बाद स्वर्ण मालिनी वसंत। 7 दिन के और 21 दिन के, ऐसे 3 स्लॉट करके देता हूँ। तो उससे खर्चा भी कम होता है और रिजल्ट कुछ प्रमाण में मिलते हैं। लेकिन इतना हमेशा ख्याल में रखना चाहिए कि ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि असाध्य व्याधि है। अगला डिसीज है ऑस्टियोमाइलेसिया। विटामिन डी के डिफिशियंसी की वजह से अस्थि मृदु बनती है, उसी वजह से रुग्णों की शारीरिक वृद्धि भी नहीं होती। 35 एज के बाद फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें लक्षण में देखा तो अस्थि शूल होता है, लॉन्ग बोन में पेन होता है, माउंट शूल भी रहता है। आयुर्वेद के हिसाब से विचार किया तो अस्थि धातु मांद्य रहता है, इसीलिए अस्तु धातु क्षय होता है। तो लक्षण लो बैक पेन, जो बड़े बोन से उसमें पेन रहता है, पेल्विक पेन, हिप जॉइंट में पेन, माउस धातु की चिंता, पाव पाव जो पाव के बड़े रिब लॉन्ग बोन है उसमें पेन होना, या पिंडी का द्वेष्टन, या रिब में थ्रोम्बिंग पेन होना, ये लक्षण होते हैं। यहाँ पर आपने को धातु क्षयजन्य वात प्रकोप समझकर ही चिकित्सा करना पड़ता है। माउस धातु चिंता भी होती है, लेकिन अस्थि धातु पर ज्यादा काम करना चाहिए। इस पर भी पहले शोधन बस्ती यानी योग बस्ती या फिर काल बस्ती, जो राजापन या माधुतेरिक बस्ती, ये इस पर ज्यादा काम करती है। लेकिन इससे ज्यादा काम करता है तिक्तक्षीर बस्ती। तिक्तक्षीर बस्ती के आप 21 बस्ती के 3 या 4 बार तिक्तक्षीर बस्ती दिया तो आपको काफी फायदा मिलता है, रुग्णों को उपशय मिलता है। बोन मैरो डेंसिटी, बोन डेंसिटी टेस्ट जो है, बोन मैरो डेंसिटी, वो उसमें भी काफी सुधार अपने को देखने को मिलता है। तो अपने पास प्रूफ भी रहता है। ये पहले ये इसका रिजल्ट ऐसा था, बाद में ये रिजल्ट ऐसा आया है। माधुतेरिक बस्ती 10 या 12 देने चाहिए। अस्थि मज्जा पाचक ड्रग शमन चिकित्सा जो है, अस्थि मज्जा पाचक जो बताया हुआ है, जो चिकित्सा में जो बताया वो मैं यूज करता हूँ। लघुमादिनी वसंत, गोवेल घनवटी, कुकुडांडत्वक भस्म, प्रवाह भस्म, स्वर्णवाक्षिक भस्म, शतावरी, अश्वगंधा, ये ड्रग मैं यूज करता हूँ। ड्रग आप औषधियाँ आप कोई भी चुन सकते हैं, सिर्फ आपको चिकित्सा सूत्र ख्याल में आना चाहिए। ज्यादा तो इसमें तिक्तक्षीर बस्ती का बहुत ज्यादा उपयोग है। एक अभी स्पोर्ट्स की वजह से स्पोर्ट्स इंजरी भी बहुत रुग्ण आते हैं। मैं हमेशा लेक्चर में बोलता हूँ कि आपने हर इसमें कंसल्टेंट होनी चाहिए। जैसा स्पोर्ट्स इंजरी का एक कंसल्टेंट अपना आयुर्वेदिक बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये एक लिगामेंट टियर जो डिसीज है, वो डिसीज के बारे में एक स्पोर्ट्स इंजरी है, काफी रुग्णों में ये बीमारी दिखाई देता है।
ओपीडी में काफी रुग्ण अपने पास आते हैं और अपने को हमका एज देने वाली जो व्याधि है ये एक व्याधि है। आघातजन्य वात प्रकोप यही निदान कर सकते हैं तुम। एक्चुअली मांस धातु में और शरीर में स्नेह की कमी और अति व्यायाम से लिगामेंट में इंजुरी होती है। तो स्नेह शीघ्रता कम होने से रुक्षता बढ़ जाती है और उसकी वजह से वात प्रकोप होता है। वात प्रकोप होने की वजह से छोटा सा भी आघात हुआ तो लिगामेंट टियर होता है। ज्यादा तो ये लिगामेंट टियर नी जॉइंट में होता है। चिकित्सा ये वात दोष पर ही अपने को करना है। अभी नी जॉइंट में होता है इसलिए जानुबस्ती करना चाहिए। यदि मन्या में कभी कभी लिगामेंट टियर दिखता है, कभी कभी कुर्प संधि में दिखता है तो वहां के स्थानिक बस्ती करना चाहिए। जानुबस्ती के लिए आप पंचस्नान तेल, लाक्षादी तेल, मेरुअन्ना तेल, पंचबल्य तेल ये यूज कर सकते हैं। यदि जानुबस्ती नहीं कर सके, कुछ बस्ती स्थानीय बस्ती आप वहां पर नहीं कर सकते होंगे तो तेल धारा ये भी उस पर एक अच्छा उपाय है। संदानीय द्रव्यों का लेप लगाकर उसको आराम देना और पट्टबंधन करना ये ट्रीटमेंट वहां पर काफी अपने को एज देकर जाती है। ट्रीटमेंट में शोधन में आप पंचकर्म में आप सोचेंगे तो तिक्तक्षीर बस्ती ये सबसे अच्छी चिकित्सा है। आप तिक्तक्षीर बस्ती नहीं दे सकते तो बलाश्वगंधादी तेल या लाक्षादी तेल का बस्ती, मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं। 10 से 14 तक या 10 से 20 तक आप उसकी मात्रा या संख्या आप फिक्स कर सकते हैं। पेशेंट के सीवियरिटी के हिसाब से आप दे सकते हैं। शमन औषधि आप पूछेंगे तो लाक्षादी गुग्गु, अस्थि श्रृंखला ये ड्रग बहुत अच्छा है। चरक का संधानीय कषाय जो बताया चरकाचार्य ने वो इसके लिए काफी फायदेमंद होता है। पंचतिक्त घृत गुग्गु एक बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाता है। कभी कभी जीर्णावस्था में रुग्ण अपने पास आता है तो वहां पर शोथ रहता है, दहा रहता है, रक्तिमा होती है, उस वक्त जलोकाचारण करना चाहिए। जलोकाचारण के लाला स्राव से जो 32 टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं उसमें से क्या एक एंजाइम जो रहता है वो संधान कर रहता है, वो संधान काम करता है। साथ में वहां का शोथ भी कम करता है, दाह भी कम करता है, शूल भी कम करता है। तो यहाँ पर जलोकाचारण जीर्णावस्था में यदि अवस्था होंगी तो आप कर सकते हैं। यदि स्तंभ होगा, ग्रह होगा या मन्ना स्तंभ होगा, ये लक्षण होंगे तो अग्निकर्म, वेदन ये चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन जलोकाचारण से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, इसमें सडन सीवियर फेशियल पेन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे पेन्स रहते हैं। इसके अनेक एपिसोड आते हैं, यानी कंटिन्यूस में रहते हैं। कभी कभी धीरे धीरे एपिसोड आना शुरू होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है। कभी कभी कैसा होता है शार्प शूटिंग पेन्स, यानी उससे किसी ने तो मारा है ऐसे पेन्स होते हैं। इसके स्पॉन्टेनियस पेन के अटैक आते हैं और कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक ये रहते हैं। तो एपिसोड जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे पेन का जो पीरियड है वो भी बढ़ने लगता है। ये कभी कभी रोज आता है, कभी कभी हफ्ते में भी आते हैं, कभी कभी महीनों तक आते नहीं है, लेकिन जब आता है बहुत ही तीव्र स्वरूप का शूल रहता है, दाह भी होता है। इसमें ट्राइजेमिनल नर्व को शोथ होता है। ट्राइजेमिनल नर्व का सप्लाई ज्यादा होता है, ओठ, दाढ़ी, जॉ, दांत, गम, चीक, यहाँ तक उसको पेन होता है। कभी कभी पेन जो होता है वो आईज और फोरहेड तक रेफर होता है। ज्यादा तो एक ही साइड में होता है, लेकिन बायलैटरल भी कुछ रुग्णों में देखा जाता है। नर्व के एक पेन एक ही जगह ट्रिकल पेन रहता है, एक जगह नर्व के एक पॉइंट पर पेन रहते हैं और वो सब जगह रेफर होते हैं। नर्व का फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से ये लक्षण निर्माण होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस व्याधि में उपद्रव स्वरूप ये देखा जाता है। तो रुग्ण को कैसा स्विंग करते समय भी पेन होता है, फेस को टच किया तो भी पेन होता है, खाना खाते समय, चबाते समय या पानी पीते समय भी उसको पेन होते हैं। ज्यादा जोर से बात किया या ब्रश करते समय ज्यादा जोर से हंसा तो भी पेन बढ़ते हैं। आधुनिक शास्त्र की संप्राप्ति देखने के बाद ये अवरोधजन्य वात व्याधि लोगों पे यही निदान होता है, क्योंकि ब्लड वेसल का ट्राइजेमिनल नर्व पर दबाव, प्रेशर पड़ने की वजह से ये तकलीफ होती है। इसकी वजह से इंस्टेंट रिजल्ट के लिए यानी वेदना शमन के लिए आपको जुगुलर वेन से रक्तमोक्षण करना जरूरी है। यदि जुगुलर वेन से रक्तमोक्षण नहीं किया
तो जलोकाचारण करना जरूरी है। आप फेस पर जलोका लगाकर रक्तमोक्षण किया तो तुरंत उसी वक्त उसका शुल्क कम होता है। लेकिन वापस रक्तमोक्षण करते समय वात प्रकोप होगा नहीं, इसका ख्याल देना चाहिए। शोधन चिकित्सा में योग बस्ती ये बहुत अच्छी चिकित्सा है, उसमें माधुतेलिक बस्ती का यूज करना चाहिए। रुग्णों को बहुत पेन्स रहते हैं, इसी वजह से वो कुछ भी काम में उसका ख्याल नहीं रहता, तो डिप्रेशन में भी जाता है। तो शिरोधारा, शिरोबस्ती या शिरोपुच्छी पीछू रुग्णों को देना चाहिए। स्थानीय स्नेह स्वेदन ये सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है। साथ में नस्य और गंडूश, नस्य ये घृत का नस्य या फिर पंचेंद्रवर्धन तेल का नस्य भी इसमें काम करता है। मैंने पहले ही बताया कि उदोजत्रुगत व्याधि के लिए नस्य सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है। गंडूश भी बहुत अच्छा काम करता है यहाँ पर, क्योंकि इसकी वजह से ट्राइजेमिनल नर्व को बल प्राप्ति होती है। तो ये शोधन चिकित्सा है। शमन चिकित्सा को ग्रोथ चिंतामणि, ब्राह्मी ओटी, सुवर्णयुक्त, रसराजुष ये काम करते हैं। आप गुग्गु कल्प यूज करना है तो पंचतिक्त गुग्गु, धन्वंतरिष्ट, अश्वगंधा ये ड्रग यूज कर सकते हैं। पेन्स की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, निद्रानाश होने की वजह से जटामासी फांड आप उनको देना चाहिए, तो उससे उसको शूल भी कम होता है, निद्रा भी अच्छी आती है और डिप्रेशन से ही रुकना बाहर आता है। अगला डिसीज कैलकुलियस पर पार्श्वशूल, ये काफी रुग्ण अपने पास आते हैं। रुग्ण को बहुत बार वहां पर इंजेक्शन लेकर, बहुत सी स्टेरॉइड्स या फिर एंटी इंफ्लेमेटरी ट्रीटमेंट लेकर भी उसको फायदा मिलता नहीं। यहाँ पर क्या होता है, तो बोनी का आउटग्रोथ होता है, कैल्केनियस ट्यूबरोसिटी की जगह बोनी का आउटग्रोथ होता है, तो ये लोकलाइज एरिया में रहता है। प्लैंटर फैसाया स्नायु पर बहुत देर तक स्ट्रेस आने की वजह से ये होता है। इसी वजह से प्लैंटर फैसाइटिस भी होता है। जो मेदो रोगी है, ओवरवेट के रोगी है, ज्यादा चलने वाले रोग है, ज्यादा देर तक खड़े रहकर काम करने वाले लोग है, इस रुग्णों को कैल्कुलस पर की व्याधि दिखाई देते हैं। इसमें चिकित्सा जो है वातज्ञ चिकित्सा है, अग्निकर्म है। अग्निकर्म ये पंच धातु शलाका से करना चाहिए। कभी कभी शूल जो होता है वो टिपिकल रक्तदुष्टिजन्य होता है, उसमें शोथ दिखता है, थ्रोम्बिक पेन होता है, थ्रोम्बिंग पेन होता है, पेन आराम करने के बाद बढ़ता है, उस वक्त रक्तमोक्षण करना चाहिए। रक्तमोक्षण से ये सद्य फल रही है और इंस्टेंट शूल कम करता है। इसमें बहुत बार क्या होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में गलती होती है, क्योंकि शूल कैल्कुलियस पर की वजह से है क्या और किसी की वजह से ये समझ में नहीं आता है। वहां पर जो पेरोनियल टेंडन रहता है उसमें शोथ रहा तो भी शूल रहता है, तो ये शोथ उसमें शोथ होगा तब शूल होगा, तो रक्तमोक्षण करना चाहिए, तेल धारा करना चाहिए और स्थानीय स्वेदन देना चाहिए। कभी कभी वहां पर मार लगता है, कुछ चुभने की वजह से शूल बढ़ता है, यानी आघातजन्य वात प्रकोप है, ये समझकर तेल धारा, स्थानीय लेपन और स्वेदन करना चाहिए। कभी कभी कैल्केनियल का फ्रैक्चर होता है, उसकी वजह से शूल बढ़ता है, तो फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट करना चाहिए। साथ में लाक्षादी गुग्गुल, आभा गुग्गुल, लेपन और पट्टबंधन ये देना चाहिए। अस्थि मज्जा पाचक भी इसमें काफी अच्छा फायदा देकर जाती है। इसके साथ एक कार्पल टनल सिंड्रोम जैसा है वैसा ही एक टार्सल टनल सिंड्रोम जैसी व्याधि है। कार्पल टनल सिंड्रोम में हाथ में होती है, टार्सल टनल सिंड्रोम में पाँव में होती है। इसमें इसके कॉजेज जो है, पोस्टीरियर टिबियल नर्व जो है, टिबियल नर्व उसको कॉम्प्रेशन करती है, तो कॉज है जो फ्लैट फीट जो होते हैं, जिसके पाँव जो फ्लैट रहते हैं उनको ये तकलीफ होती है, या फिर उनके पाँव का कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होगा तो तकलीफ होती है। एंकल स्प्रेन जैसे कुछ इंजरी हुई तो भी ये लक्षण निर्माण होता है। यदि संधिवात, आमवात का स्रोत बढ़ा वहां पर, उसका प्रेशर की वजह से भी
पोस्टीरियर टिबियल नर्व पर प्रेशर आकर ये टार्सल टनल सिंड्रोम दिखते हैं। वापस डायबिटिक आर्थराइटिस इसमें उपद्रव स्वरूप दिखता है। लक्षण में वही लक्षण टिप पाव में दिखते हैं, टिंगलिंग, बर्निंग, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे, नमनेस, शिफ्टिंग पेन, शूटिंग पेन ये दिखते हैं। ये कभी कभी सडनली एग्रीवेट होती है। एंकल चलते चलते पाव में स्ट्रेन आया तो तुरंत बढ़ जाते हैं। बहुत देर तक आप चलते रहे या एक्सरसाइज किया तो भी बढ़ता है, यानी तब ये जो है तब आप अति व्यायामक व्याधि इसमें जाएंगे, यानी वात प्रकोपजन्य है। तो ट्रीटमेंट जो है वही जो कार्पल टनल सिंड्रोम की मैंने बताई, योग बस्ती, स्नेहन सेदन, तेल धारा, पिंड स्वेद, तिक्तक्षीर बस्ती या मात्रा बस्ती, रक्तमोक्षण, विद्ध अग्निकर्म, ये तीनों अवस्था लोग, रक्तमोक्ष, विद्ध, अग्निकर्म या अवस्था लोग, ये करना चाहिए। AVN, avascular necrosis, death of bone tissue due to lack of blood supply। बोन को बारीक बारीक फ्रैक्चर होने की वजह से या जॉइंट डिसलोकेट होने की वजह से ब्लड फ्लो उस जॉइंट को बराबर होता नहीं, वह अवरोध निर्माण होता है। तो उसकी वजह से ये लक्षण में शुरुआत होती है। पहले लक्षण ज्यादा दिखता नहीं है, अंदर संतृप्ति चालू होती है लेकिन बाहर लक्षण नहीं दिखता है। लेकिन जब व्याधि की तीव्रता बढ़ती है, अमित आवाज येतोय? हो सर, आवाज क्लिअर आहे, स्लाइड पण दिसते। हो सर, क्लियर आहे सर आवाज। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। शुरू में लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन व्याधि की तीव्रता जब बढ़ती है तब पेनफुल होता है। बोन और वहां के ज्वाइंट कोलैप्स हो जाते हैं और सीरोसेरोपी वेदना होती है। उसी वजह से ज्वाइंट की मूवमेंट करना भी डिफिकल्ट होता है। इसका कॉजेस जो है वो एक सबसे बड़ा कॉज है अल्कोहल। ड्रिंक की वजह से वह ब्लड फैट डिपॉजिट होता है और बोन को ब्लड का सप्लाई कम होता है। ये कुछ ऐसी दवा है जिसकी वजह से बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए जो दवा देती है उसकी वजह से भी ऑस्टियोनेक्रोसिस। हेलो, सर म्यूट ऑल किया है, आप फिर से अनम्यूट कर दीजिए। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? कुछ हाँ आ रही है। कुछ ऐसी अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ सर, आ रही है। स्लाइड दिख रहे हैं? पार्किंसन की स्लाइड दिख रही है सर। एवियन नहीं आएंगी अभी, नहीं दिख रही। सर दिख रही, एवीएन की स्लाइड दिख रही सर। दिख रही। कुछ ऐसे ड्रग्स है जो बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, जैसे बिस फास्फोनेट जैसे ड्रग्स है, उसकी वजह से भी ऑस्टियोनेक्रोसिस बढ़ता है। रेडिएशन थेरेपी लेने वाले सीए बोन के पेशेंट को भी ये लक्षण दिखता है, या कभी कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया तो भी एवीएन के लक्षण दिखते हैं। स्टेरॉइड ड्रग्स यदि ज्यादा सर प्रमाण में स्लाइड नहीं दिख रही है। हेलो होगा। हेलो हाँ एक सर, मिनट, स्लाइड फिर से शेयर करना पड़ेगा। हाँ सर, फिर से शेयर करना पड़ेगा।
अभी दिख रही? हाँ अभी आ रहा है। प्रेजेंटेशन नहीं आया लेकिन स्लाइड शेयर शुरू हो गया सर। ठीक है, कुछ नाम स्लाइड के स्टेरॉइड ड्रग्स की वजह से होता है। प्रेडनिसोलोन जैसे ड्रग ज्यादा देर तक लेने की वजह से एवीएन हो सकता है। यदि हिप जॉइंट में ट्रोमा की वजह से डिसलोकेशन हुआ या फ्रैक्चर हुआ तो नजदीक के ब्लड वेसल्स जो रहते हैं वो डैमेज करता है, तो उसमें भी एवीएन हो सकता है। 20% रुग्णों को कॉज ये मिलता है। ब्लड क्लॉट या इन्फ्लेमेशन, यदि आर्टरी डैमेज हो गई तो ब्लड फ्लो में ब्लॉक आता है। डायबिटिक मेलेटिस में गैस बबल ब्लड में जाने के बाद भी एवीएन के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। ये सेल जैसे डिसीज जो है ऑटोइम्यून डिसीज, इसकी वजह से भी एवीएन हो सकता है। ये इसका एज का जो है वो 20 to 50 ईयर्स, मतलब 20 साल से 50 साल तक के एज में ये ज्यादातर होता है। अब ये तो होगा, लेकिन आयुर्वेद क्या सोचता है यूएन में? तो यहाँ पर अस्थि धातु क्षय है, यानी अस्थि धातु अग्निमांद्य होने की वजह से अस्थि धातु क्षय होता है। रक्त धातु का सप्लाई कम होने की वजह से अस्थि धातु अग्निमांद्य निर्माण होता है। अस्थि धातु अग्निमांद्य निर्माण होने की वजह से धातु क्षयजन्य वात प्रकोप होता है। लेकिन कभी कभी अवरोधजन्य भी कम प्राप्ति मिलती है, जिसकी वजह से अस्थि धातु क्षय होता है। उसकी वजह से अवरोध कम करने के लिए अपतर्पण चिकित्सा करनी पड़ती है। लेकिन वात प्रकोप नहीं होना चाहिए, ये भी ख्याल देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दोनों आघाड़ी पर खेलना पड़ता है। अपतर्पण भी करना है, साथ में वात का शमन भी करना है, तो इस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो पूरी संप्राप्ति देखने के बाद रक्त और अस्थि धातु पर ही चिकित्सा करनी पड़ती है, साथ में वात दोष का पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो आप शोधन चिकित्सा में जाएंगे तो राजापन बस्ती और मांस रस की बस्ती या तिक्तर रवे से सिद्ध मांस रस की बस्ती, तिक्त क्षीर मांस रस में सिद्ध कर उसमें मज्जा तेल डालकर वो तिक्त क्षीर बस्ती, ये इसमें काफी दे सकते हैं। और इसका प्रमाण एक बार कर नहीं चलेगा। जैसा बस्ती आप योग बस्ती दिया तो हर 2-2 महीने के बाद या अवस्था में आपको बस्ती देना पड़ेगा, और उसको फॉलोड बाय तिक्त क्षीर बस्ती या फिर मांस रस सिद्ध तिक्त क्षीर बस्ती आपको देना पड़ता है। यदि रक्त का प्रवाह रेगुलेट करना होगा और रक्त दूषितजन्य व्याधि होगा आपको, यदि रक्त दूषितजन्य लक्षण दिखते हैं तो स्थानिक जलों का चारण करना चाहिए। जलों का चारण ये इतना बढ़िया ट्रीटमेंट है ये सब स्थानिक के लिए, क्योंकि उसके वहां से जो एंजाइम से जो स्राव निकलते हैं वो एक एक स्राव के अलग अलग लक्षण इंपॉर्टेंट है। वो आज का विषय नहीं, वो बाद में कभी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन इतना ही बताऊंगा, 33 टाइप्स के स्राव निकलते हैं, उस पर पूरा रिसर्च हुआ है और वो यहाँ पर काम करता है। तो ये आधुनिक विचार अपन करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से जलों का चारण है रक्त धातु का प्रभाव बढ़ाने के लिए, रक्त धातु का मार्ग, रक्त धातु से जो अवरोध निर्माण हुआ वो दूर करने के लिए जलों का चारण करना चाहिए। और ट्रीटमेंट में या घृतपान, ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। अपन काल में घृतपान किया, क्योंकि एवीएन ज्यादा तो हिप बोन में होता है, शोल्डर बोन में भी होता है, लेकिन ज्यादा तो देखा जाता है हिप बोन में। तो हिप बोन में यदि एवीएन होगा तो आप अस्थि मज्जा पाचक घृत ये अपन काल में दिया तो काफी एज देते हैं। तेल धारा, चष्टिकशाली पिंड स्वेद, ये इसमें करना चाहिए। कभी कभी शूल ज्यादा होगा तो तुरंत शूल कम करने चाहिए। वात प्रकोप जन्य शूल लगा तो अग्निकर्म करना चाहिए। अग्निकर्म से शूल कुछ दिन तक काफी आराम मिलता है। शमन औषधि अवस्था में देना चाहिए। पंचतिक्त घृत गुग्गुळ, पंचबल्य घृत, आबादी गुग्गुळ या लाक्षिदी गुग्गुळ, प्रवाह गैरिक पूर्णमाक्षी शंख कपटिक जो अस्थि धातु को बंद करने वाली ड्रग्स है, अश्वगंधा, गुरुची, बला, दशमूल, ये दे सकते हैं। अमृतधारी गुग्गुळ भी इस पर अच्छा काम कर सकता है। यदि आपको स्वर्णकल्प में जाना है तो त्रैलोक्य चिंतामणि और बृहता चिंतामणि ये आप यूज कर सकते हैं। रुग्णों का आहार में मांस रस या बोन मैरो का सूप ज्यादातर लेने को बोलना चाहिए। ये व्याधि भी कष्ट साध्य है, बहुत कष्ट साध्य है। रुग्ण की अवस्था, रुग्ण की मानसिक स्थिति और अपना कष्ट, इस पर से यदि आप किया तो आपको यश देकर जाता है।
और सही में रुग्ण काफी दिन तक उसको हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ता। कुछ रुग्णों को ऐसा है कि 20-20 साल हो गए लेकिन अभी तक हिप जॉइंट रिप्लेस किया नहीं है। रुग्ण चलता है, फिर घूमता है, सब अपने अपने काम करता है, ऐसे भी रुग्ण है। पार्किंसन बहुत ही कष्ट साध्य व्याधि। इस व्याधि के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं और बाद में बहुत बढ़ते हैं। तो इट इज वन ऑफ द degenerative disorder of the basal ganglia. Pathological changes are seen in midbrain. तो ये एक बार बढ़ गया तो हमेशा के लिए रहता है। जैसे जैसे व्याधि लक्षण की वृद्धि होती है वैसे से रुग्ण चलने में, बात करने में, कुछ काम करने में असमर्थता होती है, तकलीफ होती है। उसी की वजह से मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है तो बिगड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से बिहेवियर चेंजेस होते हैं, फिर अनिद्रा, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, फटीग ये लक्षण निर्माण होते हैं। इसका कॉमन एज है अबव 60 है। कभी कभी कुछ रुग्ण में 5% रुग्ण में अर्ली एज में भी ऑनसेट होता है। ब्रेन में मूवमेंट करने वाले जो न्यूरॉन्स है वो मरने के कारण, उसका डिस्टर्ब होने के कारण ये बीमारी होती है। ये न्यूरॉन तो ब्रेन में डोपामाइन सिक्रेट करता है और डोपामाइन सिक्रेट करता है, इसीलिए उसका डोपामाइन का सिक्रेशन कम होने की वजह से लक्षण निर्माण होता है। हेतु में देखा तो एक जेनेटिक ज्यादा दिखता है, एज फैक्टर एक है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन का इफेक्ट कभी कभी शरीर पर होता है, इसकी वजह से भी ये होता है। शरीर में आयरन कंटेंट बढ़ गया या नर्व में बढ़ा तो ये लक्षण दिखाई देता है। कुछ औषधि ऐसी है, इथेनॉल या रिसर्पिन जैसे औषधि जो है उसमें ये न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं और ये लक्षण दिखाई देता है। कुछ वायरल इन्फेक्शन जो है इसमें भी ये लक्षण दिखाई गया है। रिपीटेड हेड इंजुरी या ब्रेन ट्यूमर ये भी एक इसका हेतु हो सकता है। लक्षण में ट्रेमर्स यानी कंप, हाथ में, पाँव में, ये इसका कंप कंटिन्यूस रहता है, रुग्ण कंटिन्यूस हिलते रहता है। हाथ में और ट्रंक में उसको स्टिफनेस आता है, उसके मूवमेंट धीरे धीरे स्लो होती जाती है, वो बैलेंस भी नहीं कर सकता है, उसकी वजह से बहुत बार गिरता है, उसको चबाते नहीं आता है, पानी पीते नहीं आता है, खाना खाने को तकलीफ होती है, बोलने में भी तकलीफ होती है, यहाँ तक कि साइन करने में भी उसको तकलीफ होती है। तो ये कंपवात के लक्षण है। काफी रुग्ण हम देखते हैं कंपवात के, तो ये कष्ट साध्य है, इसको बहुत ही रुग्णों को ट्रीटमेंट देते समय बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो कंपवात ही समझना चाहिए, कंपवात की ट्रीटमेंट करना चाहिए। वात का चल गुण वृद्धि होने की वजह से ये बीमारी होती है, तो वात चमक औषधि जो स्नेह बढ़ाती है उसका उपयोग यहाँ करना चाहिए। वात चमक स्निग्ध आहार देना चाहिए, साथ में योगासन, मेडिटेशन, योग निद्रा, शवासन, योगासन में ताड़ासन, पर्वतासन का उसको अभ्यास देना चाहिए। औषधि में जाएंगे तो शोधन में स्नेहन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महानारायण तेल, शिरबाला तेल, धनवंतरम तेल या बलाशोधन तेल से बाहर स्नेहन कंटिन्यूस करना चाहिए। स्वेदन में आप पत्र पोटली स्वेदन बहुत अच्छा काम देता है। पत्र पोटली में निर्गुंडी, रुई, नीलगिरी और शौगा पत्र पोटली से 7 से 14 दिन तक आप यदि स्वेदन किया तो आपको फायदा मिलता है, या आपको वापस रिपीट करना पड़ता है रुग्ण की अवस्था देखकर। इसमें नस्य भी बहुत फायदेमंद है, भ्रूण नस्य करना चाहिए, केशर कुकुम नस्य या वट जटा का नस्य, घृत नस्य, क्योंकि वट ये वृक्ष ऐसा है तो दीर्घायु है, तो दीर्घायु वृक्ष का जटा जो है यानी वटांकुर जो इसका सिद्ध घृत अपन यूज किया तो इसमें फायदेमंद होता है। शिरोधारा या शिरोबस्ती हम नहीं कर सकते क्योंकि रुग्ण की कंटिन्यूस हालचाल चालू होती है, लेकिन शिरोपीछू हम रख सकते हैं। ब्राह्मी तेल का, बलाश्वन तेल या धनुर्धर तेल का उसको शिरोपीछू रखने के लिए देना चाहिए। रुग्णों को माधुतेलिक बस्ती 14 दिन तक देकर बाद में तिक्तक्षीर बस्ती प्लस मज्जा तेल इसका कंटिन्यूस देना चाहिए। तिक्तक्षीर बस्ती आप 50-50 दिन तक दिया तो भी चलेगा,
लेकिन तिक्तक्षी वस्तु देते समय रुग्ण की अवस्था देखो, अवस्था यदि शोधन की आई तो वापस शोधन वस्तु देकर वापस तिक्तक्षी वस्तु देना शुरू करो। काफी दिन तक आपको वस्तु देना पड़ता है। शिरवाला तिक्तक्षी वस्तु यदि नहीं देना है तो शिरवाला तेल का वस्तु या बला अश्वगंधा आदि तेल का भी आप वस्तु दे सकते हैं। कंपोस्ट में सबसे अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस जो शमन चिकित्सा में तो कपिकच्छु बीज है, ये आप सबको पता है। अश्वगंधा, खुरसनी ओवा, लहसुन सिद्ध दूध, क्षीर, ब्राह्मीवटी, बला, ये बहुत अच्छे काम करते हैं। साथ में अभ्रक भस्म, अभ्रक भस्म इसमें अच्छा यश देता है। औषधियों में देखेंगे तो ब्राह्मीवटी, दशमूल क्वाथा, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, त्रैलोक्य चिंतामणि, कंपोटेरियस, उनका फार्मेसी का कंपोटेरियस आता है, वो भी अच्छा काम करता है। विश्व कोटि एक अच्छा का ड्रग ऑफ चॉइस है। अभी कुछ छोटी सी व्याधि है, ऑस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलकर एक व्याधि देखने मिलता है। ज्यादा रुग्ण में देखने नहीं मिले, 1 या 2 ही रुग्ण मैंने देखे हैं। यहाँ पर कार्टिलेज, जो रिब को कार्टिलेज जो होता है स्टर्नम को कनेक्ट करता है, उस कार्टिलेज को स्वेलिंग आना, उसकी वजह से ये डिसीज होता है। तो श्वास लेते समय पेन होता है, प्रेशर लाइक पेन होता है, डिस्कम्फर्ट लगता है। एक कॉज तो फिजिकल स्ट्रेन, हेवी कुछ लिफ्टिंग किया, कुछ उठाया तो होता है, या ड्राई कप बहुत हुआ तो होता है। कभी कभी इंजुरी की वजह से भी होता है। तो चिकित्सा में मैंने जलोकाचारण किया, लोकल जलोकाचारण किया, तेल धारा, स्थानिक बद्दी। मैंने पहले शुरुआत किया मैंने स्थानिक बस्ती, तेल धारा, बाद में जलोकाचारण, और वातावरण चिकित्सा जो दी वो अमृतादि और केशव गुप्त। लेकिन तेल धारा और जलोकाचारण से उसको पेशेंट को उपशम मिला। ये एक डिसीज देखने को मिला अलग। उसके बाद और एक डिसीज जो है बर्साइटिस, जो स्टिपुलरी स्टैक रहता है, कहाँ पर उसमें फ्लूइड रहता है, उसको बर्सा बोलते हैं। वो मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट इसके ऊपर रहता है, जिसकी वजह से हलचल करने में, मूवमेंट करने में एक कुशन जैसा एक्शन बनती है और फ्रिक्शन नहीं होता है। तो ये 40 उम्र 40 के बाद ज्यादा कॉमन दिखाई देता है। एक ही जगह पर रिपीटेड प्रेशर देने के बाद ये जॉइंट का इस्तेमाल करने से ये तकलीफ होती है। बगीचे में काम करने वाले, कारपेंटर, स्क्रबिंग का काम करने वाले, घिसाई करने वाले, टेनिस या गोल्फ खेलने वाले स्पोर्ट्समैन, इनको ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या गलत पोजीशन में बहुत देर तक बैठे और बहुत देर तक एक जॉइंट गलत पोजीशन में दबा कर रहता, तो ये लक्षण दिखता है। लक्षण में क्या आता है? स्टिफनेस रहता है, रेडनेस रहता है, उष्ण स्पर्श रहता है, स्वेलिंग रहता है, और कभी कभी टेम्परेचर आता है। तो इसमें सबसे अच्छी ट्रीटमेंट जलोकाचारण है। रुग्ण आया तो आप कुछ भी मत करो, तो तुरंत उसको जलोकाचारण करो, तो तुरंत उसके सिम्टम्स कम होते हैं। औषधि ट्रीटमेंट में केशव गुग्गुर, रक्तपाचक और पंचतिक्ष घृत गुग्गुर, ये ट्रीटमेंट शमन चिकित्सा दे सकते हैं। प्रिवेंशन में कुशन या पैड्स का यूज करना चाहिए उस जगह पर। हमेशा एक ही जॉइंट से काम ज्यादा नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना चाहिए, एक ही जगह पर बहुत देर तक नहीं बैठना चाहिए। बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए और अपना पोस्चर ठीक करना चाहिए। अभी तक मैंने जो व्याधियां बताई है वो सब व्याधि का जो है, व्याधि कितने भी कुछ भी अपने पास अलग अलग आए, तो वो व्याधि जो है वो वात व्याधि में कैसा बिठा सकती है, वो आपने सोचना चाहिए। तो आपने अष्टांग हृदय बार बार पढ़ा या चरक संहिता भी बार बार पढ़ी, तो भी आपने को ये सब व्याधि के लक्षण ख्याल में आएंगे। व्याधि के सब लक्षण और ट्रीटमेंट मैंने बताई, लेकिन और कुछ नई व्याधियां आ सकती है, तो उस व्याधि में हम इस प्रकार से हम ख्याल रखकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे वात विकृति के लक्षण जो बताए हुए हैं, त्रंस, व्यास, वेद, स्वाप, साध, रुक्तो, ये जो बताए हैं, यानी त्रंस यानी डिसलोकेशन ले सकते हैं, व्यास यानी बड़ा होना यानी स्तरण ले सकते हैं, वेद यानी मारन जैसी वेदना होना यानी पेन, थ्रोम्बिक पेन, स्वाप यानी सुप्ति, स्पर्शन की हानि, नमनेस,
ये ले सकते हैं। यानी विकृत वाक्य जो लक्षण बताए वो सब बताए हुए, जो अभी मैंने जितनी व्याधि बताई इसमें आपको ये सब लक्षण दिखे होंगे। कंटिन्यूस पेन होना, तोदवत, इंटरमिटेंट पेन होना, भेदवत पेन होना, कुछ से टूटा हुआ लगना, का संग यानी ब्लॉक होना, मलबद्धता होना, यानी वाक की हानि होना, संग का मतलब ऐसा ले सकते हैं। संकोच यानी अंकुचन होना, नैरोइंग होना, जैसा कार्पल टनल सिंड्रोम में हम बताया हुआ है। कंप यानी कंपॉस, पार्किंसन डिसीज में बताया हुआ है। पोरुषम यानी ड्राइनेस, सोशियम यानी ऑस्टियोमेलेसिया, जहाँ अस्थि का वीक होना, स्तंभ यानी स्टिफनेस। हम ये व्याधि को इसमें बिठा सकते हैं, यानी ये सब अपने ग्रंथों में बताया हुआ है। लेकिन इस तरह से यदि आप पढ़ाई की तो आपके ख्याल में आएगा। इसमें अभी ये वात विकृति के लक्षण बताए, लेकिन चरक में जो वात व्याधि के लक्षण जो बताए हुए वो संकोचा पर्वना संभो भेदो पर्वना नाथी लोमा हस्त परापश्य पानी पुष्ट शुद्रग्रह, ये जो श्लोक बताया हुआ है, खंजा पांगुल्य ऐसा, तो इसमें भी ये लक्षण जो है अंग प्रत्यंगों में संकोच होना, पर्वों में स्तंभ निर्माण होना, अस्थि और पर्वों में भेदवत वेदना होना, रोमांच उठना, प्रलाप होना, पुष्टपाव शीर में ग्रह निर्मित होना, लंगड़ापन, कुब्जापन, पांगुल्य, अंगों का सूखना, निद्रानाश होना, ये सब लक्षण। सबसे इंपॉर्टेंट बात है गर्भस्राव होना, गर्भ का नहीं रुकना, ये वात का विकृत लक्षण वात व्याधि में बताया हुआ है चरक में। शुक्र का नष्ट होना, आर्तों का नष्ट होना, शरीर में कंप होना, ये सब बताए हुए, यानी वही मैंने अभी आपको सब बताया हुआ है। सिर्फ नाम उसका अलग आधुनिक नाम आया है, इसलिए कभी कभी अपने को कंफ्यूज होता है। और चिकित्सा करते समय जो मैंने बताया है वही यहाँ पर बताई हुई चिकित्सा है। वाग्भटाचार्य ने वही बताई, वातस्कमा स्नेहा स्विरा संशोधना मृदु, यानी संशोधन मृदु ये पहले बताया, बाद में बस्ती बताया। संशोधन मृदु यानी एरेंडस ने जैसे जो स्निग्ध विरेचन है वो देना चाहिए। वात की श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती है, ये तो पता ही है। उसके बाद उसके लिए वृक्षावशित द्रव्यों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया हुआ है। धातु क्षयजन्य व्याधि वात व्याधि में अनुसन बस्ती का नियमित यथाशक्ति उपयोग करना चाहिए। तो वात व्याधि में प्रथम स्नेहन के बाद स्वेदन और फिर मृदु संशोधन बताया गया है। मधुर अम्ल लोन जो वात के लक्षण, वात के जो है सत्राध्या मार्गम ग्रंथि जो बताया हुआ है वही यह बताया। मधुर अम्ल लवण रसयुक्त उष्ण औषधियों का अन्न में उपयोग करना चाहिए। अभ्यंग अमृतन ये जो बताए कि यही ट्रीटमेंट है। आप कोई भी वात व्याधि आई ये लक्षण दिखे यही ट्रीटमेंट करना है, सिर्फ अवस्थानुरूप आपको ख्याल में रखना चाहिए। तो हर व्याधि का नामकरण होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं। यही भी ये बात भी अपने अष्टांग हृदयकार ने अपने को बता दी है। नामाधीन देने के लिए आप पीछे मत पड़ो, देते नहीं आया तो वैद्य ने बिल्कुल नाराज नहीं होना चाहिए, उसकी लज्जा भी नहीं होना चाहिए कि मैं इसको नामकरण नहीं किया, क्योंकि सभी व्याधि का नाम के जैसा निश्चितीकरण होता नहीं, जैसा उसका नाम है उसका निश्चितीकरण नहीं होता है। एक ही दोष अलग अलग जगह पर अलग अलग पद्धति से अलग अलग तरीके से कुपित होकर वो सांस संशय करता है और उसका व्याधि निर्मित करता है। तो बहुत बार उसके लक्षण अलग अलग दिखते हैं। तो हम सिर्फ ये देखना चाहिए कि अलग अलग, ये तो मैंने 16-17 डिसीज आपके सामने रखी है, और कुछ डिसीज होगा। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ले सकते हैं। परसों की बात है, मेरे पास अल्कोहलिक न्यूरोपैथी का रुग्ण आया था। उसके दोनों हाथ पाव को दहा था, पाव में ज्यादा दहा था, अल्कोहल कंटिन्यूस लेता था। अल्कोहल छोड़ने के बाद ये चालू हुआ। एलोपैथी की ट्रीटमेंट लिया लेकिन कुछ फर्क नहीं दिया। तो मैंने अभी 3-4 दिन हुए वो आकर, तो उसका तुरंत स्नेहन स्वेदन किया और एक पाव से रक्तमोक्षण किया हुआ है एंकल जॉइंट से। अभी देखते हैं उसका कितना काम होगा। लेकिन वहां पर मैंने वात व्याधि और अवस्था ये ख्याल में रखकर ट्रीटमेंट किया है। आप सभी भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप सभी में बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरा सुना, बहुत देर तक मैंने आपको तकलीफ दी, कुछ गलती, कुछ अलग अलग मतांतर होंगी, और उसका अवश्य हम सुनने के लिए तैयार है, उसका स्वागत है। फिर से एक बार सपा का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुवर्य वैद्य भट्टर सर, आपने बहुत उपयुक्त प्रैक्टिकल नॉलेज बताया और आपने साथ में ये भी बताया कि
आप ये सब जो मॉडर्न के डिसीजेस है उनको आयुर्वेदिक वात प्रकोप के जो लक्षण है उसमें या फिर वातक की जो नानात्मक व्याधि है उसमें आप लक्षण के हिसाब से बिठा सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपके हम तहे दिल से आभारी है। अब इसके आगे का सत्र है श्रोताओं के शंका समाधान का, और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ वैद्य महेंद्र बोर्डे जी और वैद्य अमित मकवाना जी को। थैंक यू कबाड़ी मैम। सर एक क्वेश्चन है, आफ्टर रेस्ट फॉर 1 आवर संकोचवात पीड़ा इन पार्शनी, आफ्टर वॉकिंग फॉर 5 मिनट पेन सबसाइड्स, क्या ये समता की वजह से होता है या वात व्याधि के? हेलो अवरोधजन्य वात व्याधि हेलो वात व्याधि यस सर। है, लेकिन आम की वजह से होता है। और मैंने पार्श्वी शूल में ये बताया भी है, लक्षण बताया था, चलने के बाद उसको पेन्स होते हैं, तो वहां पर रक्तमोक्षण बहुत अच्छी तरह काम करता है। ओके सर। सर आगे का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स इंजुरी ऑन नी पेन एट द एज ऑफ 12 years, osteocondylitis in MRI, after 2 years osteoarthritis in MRI, what we think in this case, धातु क्षयजन्य ट्रीटमेंट का विचार करें कि कुछ अलग करें? धातु क्षयजन्य वात प्रकोप का लक्षण है ये। धातु क्षयजन्य का विचार करना चाहिए, बल्य ट्रीटमेंट करना चाहिए, आपसी धातु पोषक और बल्य ट्रीटमेंट, मांस धातु पोषक। यहाँ पर मांस धातु को भी बल देना जरूरी है, जो लिगामेंट है, जो मसल्स है, उसको भी ताकत देना जरूरी है। तेल धारा, स्थानिक बस्ती देना चाहिए, साथ में तिक्तक्षीर बस्ती का उपयोग करना चाहिए। और यदि रुग्ण अभी 12 साल का ही है, कितने साल का है अभी रुग्ण? अब 12 years, 12 years सर। तो लियर है तो आप हाँ अभी रक्तमोक्षण नहीं कर सकते, लेकिन बस्ती ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। थैंक यू सर। डिस्मेनोरिया में जो पेन रहता है उसके बारे में क्या विचार कर सकते हैं? डिस्मेनोरिया में मात्रा बस्ती सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। मैंने मेरे बस्ती के व्याख्यान में भी बोला था कि सरचा तेल की मात्रा बस्ती आप मेंसेस चालू रहते तब दिया तो भी उसको तुरंत विदिन ए हाफ एन आवर पेन कम होते हैं। ये विवादास्पद वाक्य है कि रजस्राव चालू मेंसेस चालू समय बस्ती देना है क्या नहीं, लेकिन मैंने दिया है, रुग्णों को उपशम मिला है। लेकिन वापस ये रिपीट नहीं होना, इसलिए उसको योग बस्ती का कोर्स कर सरचा तेल की मात्रा बस्ती 21 दिन देना चाहिए। सर रक्तमोक्षण करते टाइम कभी कभी रुग्ण को मूर्छा आती है, तो उस टाइम क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए? रक्तमोक्षण करते समय ये सब बातें ख्याल में रखनी चाहिए। मूर्छा किस लिए हुई? एक मूर्छा होने के कारण उन्होंने रक्त देखा होगा, तो उसको रक्त देखने की वजह से मूर्छा आती है। सेकंड, यदि आप बोनी पार्ट पर रक्तमोक्षण करते हो, जैसे एंकल जॉइंट हुआ, जुगुलर वेन हुआ, वहां पर रक्तमोक्षण करते हैं तो पेन की वजह से उसको मूर्छा आती है। तो हेडलो देना ये सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है। शीत जल का वहां पर फवारा करना है। उसके बाद उसको सीतोपलादी चूर्ण का मूलभूत चाटन, उच्चकर और लक्ष्मी विलास का मूलभूत चाटन देना चाहिए। विदिन 30 सेकंड टू 1 मिनट में रुग्ण वापस अपने जगह पर आता है। आपने तेल धारा का बीच बीच में ये किया था, उल्लेख किया था, तो तेल धारा कितनी देर तक कर सकते हैं और कितने दिनों तक? 20 मिनट तक मैं करता हूँ, 7 से 14 दिन तक की है मैंने। यहाँ पर ग्रंथ का कोई आधार नहीं है, ये सिर्फ एक मैंने किया है। महेंद्र, हाँ सर। पार्किंसंस
डिसीज में स्टिफनेस में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? इसमें सर्वांग धारा का रोल कुछ है या नहीं? है, सर्वांग धारा का रोल है, लेकिन 1 दिन या 2 दिन कर नहीं चलेगा, 7 दिन तक करना पड़ेगा। सर्वांग धारा भी कर सकते हैं। मैंने सर्वांग धारा नहीं की है, लेकिन कर सकते हैं। केरल में काफी मात्रा में इसका यूज होता है। सर, कटिशूल आपने जो बीच में एक उदाहरण दिया था, तो ऑपरेशन करने से पहले और ऑपरेशन करने के बाद ट्रीटमेंट में कुछ फर्क आता है? जो कुछ पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड का इसका जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का कुछ ऑपरेशन करके आते हैं, तो फिर पहले और बाद में क्या सोचना चाहिए? कुछ ट्रीटमेंट में फर्क? बाद में आघातजन्य वात प्रकोप का ज्यादा ख्याल देना पड़ेगा आदमी को। आघातजन्य वात प्रकोप का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट में ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा। कटिबस्ती और बस्ती, मेन बस्ती वात कटिशूल पर तो बस्ती है, कटिबस्ती बस यही अपने को करना पड़ेगा। ओके सर, क्वेश्चन हो गए अभी। अभी मैं कबड्डी मैडम के पास ट्रांसफर करता हूँ। ओवर टू कबड्डी मैडम। सर स्लाइड शेयरिंग बंद कर दीजिए उसमें। हाँ, कौन अमित सर बोल रहे हैं क्या? ठीक है। हाँ, स्लाइड शेयरिंग बंद कर दीजिए सर। माइक के बाजू में जो ग्रीन है, हाँ, उसको ऑफ करना है बस। क्या हो? कबड्डी मैडम। हाँ, धन्यवाद वैद्य महेंद्र जी और वैद्य अमित जी। अब इसके आगे हम आ रहे अभी समारोपण पे। तो आज के हमारे सत्र का अध्यक्षीय समारोह वैद्य श्री महेश क्षीरसागर सर करे, ऐसे मैं उनसे विनती करती हूँ। वैद्य महेश क्षीरसागर जी। धन्यवाद मैडम। मैं सबसे पहले सपा को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया एक लेक्चर आज फिर से हम सबको सुनने को और अनुभूति को प्राप्त हुआ। डॉक्टर सतीश जी भट्टड़ का परिचय तो सबको है ही। जब से मैंने उनको 1997 में पहली मुलाकात हुई है, तब से लेके आज तक उनका आयुर्वेद और आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स के प्रति जो स्नेह है वो मैं बढ़ता ही जाता देख रहा हूँ। और इसलिए हम उनको श्रीरामपुर भूषण ही नहीं तो नगर जिला में जो है, जो चुने लोग हैं जो आयुर्वेद में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली एंड थेरोटिकली, तो उनमें उनका नाम बहुत अच्छा है। तो आज आपने देख लिया होगा कि प्रताप जोशी सर है, रामदास जी आवाड़ सर है, इनके साथ काम करने से या इनका मार्गदर्शन लेने के बाद भी उन्होंने अपनी खुद की एक अलग ही शैली पहचान खुद की बनाई है, जिसमें अभी आपने सुना है कि अनुभव प्रचुरता होने के कारण उन्होंने सरल और सहजता से जो मॉडर्न डिसीज है जिसको हम वातव्याधि के साथ कंपेयर कुछ हद तक कर सकते हैं, तो उसका बहुत ही सरल मार्गदर्शन किया है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तक हम बहुत कम जाते हैं, बहुत से अस्थि स्रोतों तक मर्यादित होने की संभावना रहती है। तो ये नए लोगों को और प्रैक्टिशनर्स को भी बहुत अच्छा मदद करेगा। और ट्रीटमेंट में भी सामान्य एकेरी चूर्ण से लेके स्वर्णकल्प तक, सामान्य शोधन से लेके तत्काल शोधन तक सभी प्रकार उन्होंने बहुत ही सहजता से बताया, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस या डे टू डे प्रैक्टिस में वो सब इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होता है। और वहाँ पे ग्रंथोक्त है, अनुक्त है, आधुनिक है, शमन से लेके शोधन और आहार विहार तक के सभी चीजों का बहुत ही अच्छा हमें एक रिवीजन और कुछ नई भी बातें हमें सीखने के लिए मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसी को हम अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके जो अभी उपस्थित नहीं हुए हैं उनके तक भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनका मार्गदर्शन या इसी टाइप में हमारा सपा का काम आगे चलेगा। मैं ऑर्गेनाइजर्स एंड आज के लेक्चर जो है डॉक्टर सतीश जी भट्टड़, उनका अभिनंदन करता हूँ बहुत अच्छे लेक्चर के लिए। धन्यवाद। महेश सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर।